ओके, सो वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मयंक। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक ऑनवर्ड्स हमें देखना है। यह है अपना चार्ट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। तो चार्ट्स में हम देख लेते हैं कि अभी तक हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और वहाँ अब आगे से आगे कैसे बढ़ना है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हमने क्या किया कि हमने देखा कि यार इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, तो इन्वेस्टर से शुरुआत करेंगे। और इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते टाइम पे दो चीज़ों का ध्यान रखता है। उसको जो ज़रूरत होती है वो है कि यार इस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना है और रिस्क कितना है। रिटर्न में हमने देखा सिंगल सिक्योरिटी रिटर्न विदाउट प्रोबेबिलिटी निकालते तो क्या होता है, ऊपर में रिटर्न रखो डिविडेंड और कैपिटल एप्रिसिएशन का, नीचे में जितना इन्वेस्टमेंट किया या स्टार्टिंग की प्राइस रख लो तो आपका रिटर्न आ जाएगा। बट अगर बहुत सारे रिटर्न ऑलरेडी दिए हुए हैं डिविडेंड कैपिटल एप्रिसिएशन मिला के और प्रोबेबिलिटीज़ भी दी हुई है, तो प्रोबेबिलिटी को रिटर्न से मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे तो भी आपका रिटर्न आ जाता है। उसके बाद हमने देखा था कि पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है। पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होता है सर? वेटेड एवरेज। हर सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो के अंदर जितने भी एसेट्स हैं उनमें हर सिक्योरिटी के रिटर्न को उसके वेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा। इसके बाद का तीसरा टॉपिक है सर CAPM। वो हम बीटा वाले कॉन्सेप्ट के बाद लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हट के अब मैं वापस आ जाता हूँ दूसरे टॉपिक पे, वो है रिस्क। रिस्क किस चीज़ से डिनोट किया जाता है सर? ये सिग्मा से डिनोट किया जाता है। उसका मतलब होता है टोटल रिस्क, ठीक है, टोटल रिस्क। ये टोटल रिस्क आपने सबसे पहले देखा था सिंगल एसेट के लिए कैलकुलेट करना। अगर आप कहीं पे आपको आता है मार्कोविट्ज मॉडल या मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी तो भी यही मतलब होता है। विदाउट प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड डिविएशन हमने निकालना देखा था। अगर आप ध्यान दोगे तो R माइनस बार R, ये हम डेविएशन निकालते थे, निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर करते थे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है तो समेशन करके डिवाइडेड बाय n करते थे तो वेरिएंस आता था। उसके बाद ये स्क्वायर रूट करते थे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अगर विथ प्रोबेबिलिटी है वही वाला क्वेश्चन आपका, तो आप डेविएशन निकालोगे, ठीक है। डेविएशन निकालने के बाद निगेटिविटी हटाने के लिए स्क्वायर करोगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, टोटल करोगे और फिर स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। वही हमने देखा कि पोर्टफोलियो का रिस्क निकाला जाता है दो असेट के अगर पोर्टफोलियो है तो इस तरह से weight of A standard deviation of A square, weight of B standard deviation of B square plus 2 into weight of A weight of B standard deviation of A standard deviation of B RAB। ये और कुछ नहीं सर, A प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, बस आखिरी में RAB ज़्यादा लगा हुआ है यहाँ पे। क्योंकि दो सिक्योरिटीज़ में जब आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो बनाते हो तो रिस्क जो है दोनों का उस पोर्टफोलियो का वो कम होता है, तो उसका इम्पैक्ट RAB से दिया जाता है। सॉरी, एक्सक्यूज मी। ये जो पार्ट है ना स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ AB और RAB, इसको कोवेरिएंस कहा जाता है। ये भी हमने देखा था। अब आपको एक चीज़ और याद होगी कि अगर उसी RAB को अगर मैं +1 रख दूँ, -1 रख दूँ या 0 रख दूँ तो फॉर्मूला छोटा हो जाता है। वो जो फॉर्मूला हो जाता है वही है परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। जब कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 होता है तो वेटेड एवरेज सिंपल, वेट ऑफ A स्टैंडर्ड ऑफ A वेट ऑफ B स्टैंडर्ड ऑफ B। और अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड है तो -1 अगर है तो दोनों के बीच का डिफरेंस, और अनकोरिलेटेड है तो भी वही है लेकिन स्क्वायर करके स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी देखा लेटेस्ट में कि तीन सिक्योरिटी के तीन असेट्स के पोर्टफोलियो का अगर रिस्क निकालना है तो और भी सिंपल है, A प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे मैंने वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको वो उसमें मिल जाएगा फॉर्मूला बुक में। ये भी एक तरह का फॉर्मूला वही है, उसी का शॉर्ट वर्जन है ये, बट उसी से सॉल्व करो, उससे आपको इजीली समझ में आएगा। वो इसी तरह का फॉर्मूला था, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2C है, ऐसे निकाल सकते थे। अब थोड़ा ध्यान देना सर, मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। जो आपका ये रिस्क होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, जो अभी तक आप निकालते आ रहे थे, इसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब मैं थोड़े से सिस्टमैटिक रिस्क के और अनसिस्टमैटिक रिस्क का आपको मतलब बताता हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ना, ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे आ जाओ, ये देखो। अब सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क होता है, ये पूरे मार्केट को अफेक्ट करता है। अनसिस्टमैटिक रिस्क जो होता है ये कंपनी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है। इसका मतलब क्या है कि एग्जांपल देखो, ये रिसेशन आया मार्केट में, वॉर आया, इन्फ्लेशन आया, ये सब चीज़ें जो है, रिसेशन देखो, वॉर देखो, ये कोई कंपनी को देख के थोड़ी आता है। तो जब भी आएगा पूरे इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज होगी सब पे अफेक्ट करेगा। अगर आपकी कंपनी ऐसे कोई अपने कंपनी देखेगी जो ये बताती होगी कि इन्फ्लेशन का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिसेशन का हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो जाए किसी भी लेवल पे हो जाए हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं होता सर। कुछ फैक्टर्स या कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं, अगर वो मार्केट में आते हैं तो उसकी वजह से सारी कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ता है। उसको सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं, उसको मार्केट स्पेसिफिक रिस्क कहते हैं, जो मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। अब अनसिस्टमैटिक की बात करते हैं। वो ऐसे रिस्क होते हैं जो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्राइक हो गई कुछ एम्प्लॉयज़ की। अब आप बताओ मेरे को, अगर कुछ एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक होगी तो किसी कंपनी में होगी ना, कि पूरी इंडिया में सारे ही एम्प्लॉय, सारी कंपनी, सारी इंडस्ट्री के एक साथ चले जाएंगे?
कंपनी की होगी स्ट्राइक, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री की होती है। आपने सुना होगा कि बैंक वाले जो है सारे के सारे अब स्ट्राइक पे जा रहे हैं, पेट्रोल वाले सारे के सारे स्ट्राइक पे जा रहे हैं, बस वाले स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो एक सेक्टर होता है बस। कभी ऐसा देखा है कि ऑटोमोबाइल वाले, फिर डॉक्टर्स लोग भी, फिर आपके सारे प्रोफेशनल्स भी, फिर दूसरा आप कंज्यूमर वाले ले लो और ऑटोमोबाइल वाले ले लो, सब के सब स्ट्राइक पे जा रहे हैं एक साथ। पूरी इंडिया में हर सेक्टर का हर एम्प्लॉय स्ट्राइक पे जा रहा है। कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल चीज़ है ये। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, स्ट्राइक हो गई, आग लगना हो गया। ठीक है, आग लगती तो हर जगह आग लग जाएगी, एक जगह कहीं एक इंडस्ट्री तो खैर नहीं, कंपनी में ही लगेगी ना, एक साथ कोई इंडस्ट्री में आग थोड़ी लगती है। उसके बाद में आप बोल दो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉसेस आ गए, इस साल कंपनी का लॉस आया, तो किसी कंपनी का ही लॉस आता है ना, हर कंपनी का लॉस थोड़ी आएगा। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान देना, जो कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होते हैं ना, यानी कि अनसिस्टमेटिक रिस्क, वो आप और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स रिमूव कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में से, हटा सकते हैं। अब हटाने का मतलब ज़ीरो करना नहीं होता, आप मैक्सिमम लेवल तक उसको रिड्यूस कर सकते हो, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाई करना। जब आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक इंडस्ट्री या एक कंपनी में ना डालते हुए अलग अलग इंडस्ट्री में डाल दोगे, ऑटोमोबाइल में डाल दिया आपने, फार्मास्यूटिकल में डाल दिया आपने, ठीक है, बैंकिंग इंडस्ट्री में डाल दिया आपने, सर्विस इंडस्ट्री में डाल दिया, एजुकेशन इंडस्ट्री में डाल दिया, अलग अलग जगह आपने अपना इन्वेस्टमेंट फैला दिया, तो आप मेरे को बताओ, आग लगेगी तो सारी इंडस्ट्री में एक साथ तो लगेगी नहीं कभी भी। तो कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, बहुत कम होगा आपका हमेशा अनसिस्टमेटिक रिस्क, क्योंकि आपने डाइवर्सिफिकेशन करके अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग इंडस्ट्री, अलग अलग कंपनीज में डाल के उस अनसिस्टमेटिक रिस्क को आपने कम कर दिया है, इतना कि वो ना के बराबर हो गया। सो ये जो अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है ना, ये आपके हाथ में होता है, आप इसको कम कर सकते हो। जिसमें आपका कुछ कंट्रोल होता है उसे कंट्रोलेबल रिस्क कहा जाता है। बट अब मार्केट सिस्टमेटिक रिस्क ले लो, ये मार्केट स्पेसिफिक रिस्क है। रिसेशन में आप कुछ नहीं कर सकते, अकेला इन्वेस्टर कुछ नहीं कर सकता। कोई भी कंपनी में चले जाओ, रिसेशन का इम्पैक्ट पड़ना ही है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ना ही है, वॉर हुआ तो उसका इम्पैक्ट पड़ना ही है। तो आप बोलोगे सर मैं बैंकिंग, फार्मा, ऑटोमोबाइल, आईटी, इन सब में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, तो क्या रिसेशन से बच सकता हूँ? नहीं बच सकते। वॉर से बच सकता हूँ? नहीं बच सकते। वॉर मतलब वॉर के इम्पैक्ट से, फाइनेंशियल इम्पैक्ट से नहीं बच सकते। तो ये जो रिस्क है सर आपके कंट्रोल में है ही नहीं, इसे अनकंट्रोलेबल रिस्क कहा जाता है। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, इसे मैक्रो इन नेचर कहा जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क माइक्रो होता है नेचर में। ठीक है, ये रिस्क आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ये रिस्क आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। तो ये दो तीन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। बाकी मैं अब उसके, ये तो थ्योरी के लिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, बाकी मैं अब आपको प्रैक्टिकल पॉइंट पे लेके जाता हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क को हम डिनोट करते हैं बीटा से। ये जो बीटा मैं आपको बता रहा था ना, ये वही है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे। अब ये जो बीटा होता है, देखो ये तो बीटा हम पोर्टफोलियो के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए भी बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं पहले सिंगल एसेट के लिए, कि किसी एक चीज़ का बीटा अगर निकालना है तो 2 मेथड होती है हमारे पास में, रिग्रेशन एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस। मोस्टली जो लॉजिकल रहेगी वो कोरिलेशन एनालिसिस रहेगी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैं कोरिलेशन एनालिसिस पे जाता हूँ, आपको थोड़ा सा बीटा के बारे में बताता हूँ। देखो अब क्या होता है ना, आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला देखा, लॉजिकल था ना वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, हम क्या करते थे, कोवेरियंस ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको बताया था कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, ये दोनों के दोनों वेरिएंस ही है, दोनों वेरिएंस है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर आता है ना। बस हम वहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ए को मल्टीप्लाई करते तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्क्वायर लेता। बट अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी है तो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता ना, स्क्वायर लिख नहीं सकता। तो अलग अलग लिखा है तो भी आप समझ तो सकते हो, लेकिन है वो वेरिएंस ही है, ये वेरिएंस ही, और ऊपर भी को वेरिएंस ही है, ए बी का ही है वो भी, ये भी ए बी का ही है। तो फ़र्क क्या है सर? बहुत सिंपल है कि ये जो वेरिएंस है ये एक्चुअल रिस्क है जब हम पोर्टफोलियो बनाते हैं ए बी को एक साथ इन्वेस्ट करके। लेकिन ये जो रिस्क है ये अलग अलग रिस्क है, स्टैंड ए का अलग से रिस्क है, बी का अलग से रिस्क है। आज ए में इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर कल ए बेच के बी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो अलग अलग अगर पकड़ा जाए तो इनका रिस्क होता है मान लो 100 का, और कोवेरियंस आता है मान लो 80 का। तो हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या आता है 0.80, यानी कि रिस्क कम है। आप 100 अलग अलग तरीके से रिस्क हो गया और कंबाइन करके रिस्क अगर 80 आ रहा है तो आपको तो क्लियर दिख रहा है ना कि 100 से 80 कम है,
तो ये 0.80 का मतलब ही वही होता है। वैसे ही होता है सर बीटा, बीटा ए एम। अब देखना पहली चीज़ तो बीटा जो है मैंने बी नहीं लिया, यहाँ पे एम लिया, क्योंकि एम का मतलब यहाँ पे होता है सर मार्केट। तो आप कोई भी फैक्टर लो, सी डी ई एफ जी एच काय जे कुछ भी, लेकिन उसका मतलब होना चाहिए मार्केट। ये मार्केट के अगेंस्ट में निकाला जाता है बीटा। जैसे ए और बी के बीच का आपने रिलेशन निकाला, वैसे ए और एम के साथ वाला हम ए का रिस्क निकालेंगे। ये जो निकाल रहे हैं हम ए का रिस्क निकाल रहे हैं। अब ये जो बीटा ऑफ ए एम होता है ना, उसमें हमेशा आप प्रैक्टिकली किसी भी किताब में देखोगे एम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एम इज साइलेंट, आप मान के चलो, साइलेंट या इनविजिबल, बिकॉज इस बीटा कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है कि हम सिक्योरिटी ए का सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहे हैं एज अगेंस्ट मार्केट, यानी मार्केट के रिस्क के कंपैरिजन में ए का रिस्क निकालना है। हमने ये क्या किया था यहाँ पे, ए बी के रिस्क के कंपैरिजन में ए बी का ही रिस्क निकाला, लेकिन ये अलग था, ये साथ में था। ठीक है, अब सेम फॉर्मूला इस्तेमाल होगा सर, ध्यान देना, कोवैरियंस ऑफ ए एम, ए का मार्केट के साथ क्या नाता है, मतलब ए का रिस्क मार्केट के साथ मिला के कितना होता है। और हम क्या निकाल रहे हैं, ए का रिस्क निकाल रहे हैं एज अगेंस्ट मार्केट रिस्क। तो मार्केट का रिस्क डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए, मैंने लिख दिया, बट सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन से नहीं सर, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम। ध्यान रहना, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, नीचे भी वेरिएंस ऊपर भी वेरिएंस। इस दोनों, इन यहाँ पे भी तो था ना, नीचे भी वेरिएंस ऊपर भी वेरिएंस, तो यहाँ पे भी वही होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए नहीं लोगे आप, यहाँ ऊपर में आ जाएगा वो आपका। आप क्या निकाल रहे हो, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा पढ़ो दिमाग से, तब आपको हमेशा याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। आप निकाल रहे हो रिस्क ऑफ ए विद द मार्केट एज अगेंस्ट द मार्केट इंडिपेंडेंटली। मार्केट का अपना जो रिस्क है उसके अगेंस्ट में ए का मार्केट के साथ कितना है, तो ये वही फॉर्मूला है कोरिलेशन वाला जो यहाँ पे आना है। ठीक है, बस इसको अब क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम और एम दोनों है, तो हम लिख लेंगे कोवेरियंस ऑफ ए एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम स्क्वायर। आपको वो फॉर्मूला मिलेगा हर जगह पे, रटने की जरूरत नहीं है सर। नीचे मार्केट का वेरिएंस है, ऊपर ए का वेरिएंस है मार्केट के साथ। नीचे मार्केट का अपना वेरिएंस है, ऊपर ए का वेरिएंस है मार्केट के साथ। ये समझा, कोवेरियंस इसके लिए बोलते हैं। अब आपको पता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए बी, अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बी इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। तो कोवेरियंस ऑफ ए बी की जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना पूरा। तो देखो, अगर मैं लिखने जाऊँ तो ये ऐसा आएगा, आर ए एम इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम स्क्वायर। बराबर लिखा ना मैंने, कोवेरियंस ऑफ ए एम की जगह पे। और फॉर्मूला बनाते हैं, आप अगर नोटिस करोगे तो एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम और एक एम ये यहाँ से काट सकता हूँ, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो फॉर्मूला और छोटा हो जाता है, आर ए एम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एम। अब देखो क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को, इसको और इसको ज़्यादा याद रखना मत। क्यों याद नहीं रखना ये भी मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। इसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होती, इसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता। इसमें नीचे वेरिएंस मार्केट का है, ऊपर वेरिएंस ए का मार्केट के साथ है ना। अभी मैं बोलता हूँ कि 5 रुपये मिले 10 रुपये के बदले, ध्यान देना, 5 रुपये मिले 10 रुपये के बदले, तो आप बोलोगे ना कि सिर्फ 50% ही पैसा मिला, तो वही तो हो गया, आपका रिस्क मार्केट के बदले में कितना है, सेम। तो अब मैं अगर आंसर लेता हूँ इसका, लेट्स से कोवेरियंस ऑफ ए एम हम पकड़ लेते हैं 80 का, चलो अब कुछ और पकड़ते हैं 70, और मार्केट का आ गया 10 इंटू 10 100। तो अब बीटा हमारा क्या आ गया 0.70। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, इट रिप्रेजेंट्स, दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता है ये फिगर, एक तो डायरेक्शन एंड एक्सटेंट, किस हद तक जाएगा। अब डायरेक्शन का मतलब देखो, अगर डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव है, मतलब आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि सेम डायरेक्शन में जाएगा जिसमें मार्केट जा रहा है, मैं बताऊंगा इसका मतलब। और अगर निगेटिव बीटा आया तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। और एक्सटेंड का मतलब होता है कि जैसे मार्केट का रिटर्न अगर 10% है, मार्केट अगर 10% से ऊपर गया तो 0.70 का मतलब स्टॉक जो है मेरा ए
ये 7% से ऊपर जाएगा, मार्केट ये भी ऊपर जाएगा। मार्केट अगर 5% से नीचे गया तो 0.7 से मल्टीप्लाई होकर 3.5% से मेरा स्टॉक भी नीचे जाएगा। तो एक्सटेंट का मतलब किस हद तक चेंज आएगा। दिस इज़ अ चेंज इन द स्टॉक विथ अ चेंज इन द मार्केट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 0.70 का मतलब पहले तो पॉजिटिव है, यानी मार्केट जिस तरफ जाएगा उस तरफ ये स्टॉक मूव करेगा। लेकिन जितना मार्केट कर रहा है उतना करेगा क्या? नहीं, उसके लिए बीटा 1 होना ज़रूरी है। जितना मार्केट करेगा उसके सिर्फ 0.7 टाइम्स मेरा स्टॉक मूव करेगा, ये होता है बीटा का मतलब। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट की ना एक लिमिट थी, अगर आपको याद होगा तो -1 0 +1, इसके बाहर कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं जाता था। लेकिन बीटा की सर ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, वो यहाँ से इधर भी यहाँ से इधर भी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 -3 भी हो सकता है। खैर -2 -3 बहुत ज़्यादा माना जाता है, बट उसके पार भी जा सकता है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है बीटा की। ठीक है, एक चीज़ ये भी समझ में आ गया आपको, फॉर्मूला भी समझ में आ गया आपको। बीटा ऑफ ए बी, ए क्या निकालना है सर? रिस्क ऑफ ए निकालना है एज अगेंस्ट मार्केट। तो मार्केट का रिस्क नीचे रख लो, ए का रिस्क ऊपर रख लो, और वो वेरिएंस में रखना, बस फ़र्क यही है। ये जो मेथड आपने सीखी ये कोरिलेशन एनालिसिस कहलाती है, ध्यान देना सर। ये है कोरिलेशन एनालिसिस। इसमें आपका ये तीसरा फॉर्मूला कोवरायंस ऑफ एक्स वाई या कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, जिसमें वाई का मतलब मार्केट होता है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर, यानी कि वेरियंस ऑफ वाई, वेरियंस ऑफ मार्केट, वेरियंस ऑफ स्टॉक। इसी को बाद में फिर इन सब फॉर्मूले में कन्वर्ट करा गया। ठीक है, और ये फॉर्मूला आप देख चुके हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट वाला, कोवेरियंस वाला भी आप देख चुके हो। ठीक है, इसमें तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आओ सर एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम बीटा निकालते हैं। ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो मिस्टर गुप्ता है, वो आर लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। कहाँ पे? आर लिमिटेड में वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। ही हैज़ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक एंड द मार्केट। अब आप नोटिस करोगे आपको रिटर्न्स दिए हुए हैं स्टॉक के भी और मार्केट के भी, और प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या हम निकाल सकते हैं? बहुत आसान है सर। जब प्रोबेबिलिटी दी जाती है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, उस एक्सपेक्टेड रिटर्न को आप बोल दोगे बार आर। अब आर में से बार आर माइनस करोगे तो डेविएशन आ गया, निगेटिविटी हटाने के लिए आप स्क्वायर कर दो, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी दी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, आपका वेरिएंस आ जाएगा। उसी वेरिएंस को अगर आप स्क्वायर रूट में डाल दोगे टोटल करने के बाद, हाँ, तो ये टोटल कर लिया और उसके बाद स्क्वायर रूट में डाल दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, ये अभी तक हम करते आए थे पिछले 15 क्वेश्चन तक। दूसरा वाला पार्ट भी ये आर के लिए था, ये मार्केट के लिए। बाकी निकालना तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन ही है। सेम प्रोसीजर फॉलो करो मार्केट के लिए। अब बात आती है सर फाइंड आउट द बीटा कोएफिशिएंट ऑफ आर लिमिटेड। बीटा अगर आर का निकालना है तो सबसे पहले तो आप लिख लो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, क्योंकि बाद में ना फॉर्मूला ही याद नहीं रहा तो आगे की प्रोसीजर आप कर नहीं पाओगे। डिवाइडेड बाय मार्केट का वेरिएंस, नीचे मार्केट का वेरिएंस, ऊपर स्टॉक का वेरिएंस ले लेना मार्केट के साथ। तो अभी तो कंपैरिजन करोगे ना कि मार्केट का 100 है और हमारा 80 है तो बीटा 0.8 हुआ। ठीक है, तो मार्केट का वेरिएंस निकाल सकते हो क्या? ऑलरेडी सर मार्केट का वेरिएंस आप निकाल चुके थे सेकंड वाले पार्ट में, तो वो फिगर आप यहाँ रख लोगे। अब कोवेरिएंस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बना के बताया था आपको, याद अगर होगा तो। देखो यार, कोवेरिएंस का क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड, मैं एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ, आप भूल चुके होंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आर स्क्वायर, ये क्या है? वेरिएंस ऑफ आर है। ठीक है, अब इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ ना, आर आई माइनस बार आर आई का स्क्वायर, और प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर हम समेशन कर देते हैं, तो ये समेशन करने के बाद वेरिएंस आ जाता है। अब मैं यही कह रहा हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आर आई माइनस बार आर आई और फिर से आर आई माइनस बार आर आई, वो स्क्वायर का मतलब तो वही हुआ, इनटू प्रोबेबिलिटी। तो अभी तक ये था वेरिएंस ऑफ आर, बट अब मुझे जो चाहिए वो चाहिए सर वेरिएंस ऑफ आर एंड जे चाहिए, आर एंड जे चाहिए। तो आप क्या करो, एक में आर डाल दो, एक में जे डाल दो, आपका कोवेरिएंस निकल जाएगा।
ऐसा वेरिएंस जहाँ पे आपने दो रिटर्न्स की मदद ली, सिर्फ एक ही डेविएशन को वापस खुद से मल्टीप्लाई नहीं करा, एक के डेविएशन को दूसरे के डेविएशन से मल्टीप्लाई करा। तो आपका फॉर्मूला बन गया आर आई माइनस बार आर आई, ये पहला वाला, और आर जे माइनस बार आर जे, ये दूसरा वाला। बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है सर। तो आपका ये कोवेरियंस कोई नया फॉर्मूला नहीं है, वेरिएंस के फॉर्मूले से आता, तभी तो नाम सेम है। तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आपने दोनों के डेविएशन निकाल चुके थे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में। ये देखो, ये है डेविएशन आर का, ये है डेविएशन मार्केट का, और उसके बाद ये है प्रोबेबिलिटी। तीनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करोगे, आपका ये कोवेरियंस आ गया 37.5, मार्केट का वेरिएंस आ गया ये 42.188, ये रहा 37.5 42.188। समझ में आया ना, है क्या, ऐसे रटो मत। ये मार्केट का है, ऊपर में स्टॉक का है, वेरिएंस तो बीटा निकल जाता है 0.888। बीटा 0.888 का मतलब क्या है कि अगर मार्केट का रिटर्न 10% से ऊपर गया तो मेरे स्टॉक का रिटर्न कितने से जाएगा, 8.88% से ऊपर ही जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होता तो अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती। ठीक है, एक चीज़ और समझ जाओ यहाँ पे, यह है मार्केट में चेंज एज अगेंस्ट आर सिक्योरिटी में चेंज। यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सिक्योरिटी में जो चेंज है रिटर्न में, दैट इज़ नथिंग बट चेंज इन द मार्केट रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय बीटा, राइट। तो मेरा बीटा ऐसा भी निकलता है, चेंज इन सिक्योरिटी रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंज इन मार्केट रिटर्न, यानी कि 8.88 डिवाइडेड बाय 10.888। आगे आएगा ये काम, मैं आपको थोड़ा यहीं से समझा दे रहा हूँ ताकि आपको आगे आसानी से याद आ जाए। कोई दिक्कत है आपको इसमें? बीटा को समझने में सिस्टमैटिक रिस्क होता है, मार्केट स्पेसिफिक होता है, हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम इसे हटा नहीं सकते। इसके निकालने के दो तरीके हैं, रिग्रेशन और कोरिलेशन। उसमें से हमने कोरिलेशन देखा। बीटा का मतलब आपको समझ आना चाहिए कि बीटा का मतलब और कुछ नहीं है, ये रिस्क निकालना हो गया मार्केट के अगेंस्ट में। जब रिस्क निकाल रहे हो तो रिस्क ही तो लोगे ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। रिस्क निकाल रहे हो तो रिस्क लोगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब स्टॉक का रिस्क मार्केट के अगेंस्ट निकालोगे तो मार्केट का रिस्क नीचे रख लो और स्टॉक का रिस्क ऊपर रख लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है, तो ये आप होमवर्क ले सकते हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न सिक्योरिटी एफ और मार्केट पोर्टफोलियो पी वैसे ही दिया हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन में था आर और मार्केट का। इसमें आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, मार्केट का और सिक्योरिटी का फिर से वही चीज़ हो गई, कोवैरिएंस पूछा है फिर से वही चीज़ हो गई, और फिर बीटा भी पूछा है। तो सेम है सब कुछ, ये आप होमवर्क ले लोगे सर। 17 नया होता तो कुछ मैं बताता, 18 में भी देख लो, कुछ भी नहीं है नया, सेम है सब कुछ। लेकिन यहाँ पे दो सिक्योरिटीज़ का आपको बीटा निकालना है। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केट रेट्स ऑफ रिटर्न एंड डेटा फ्रॉम टू कंपनीज। ध्यान देना, मार्केट का कंपनी ए के साथ और मार्केट का कंपनी बी के साथ आपको बीटा कोएफिशिएंट निकालने बोला है। तो एक कैलकुलेशन करना, मार्केट के रिटर्न लेके कंपनी का रिटर्न लेना ए का, फिर मार्केट का कंपनी बी के साथ रिटर्न लेना। आपके पास एक तरह से एक ही क्वेश्चन दो बार, ये क्वेश्चन दो बार सॉल्व करने जैसा। सिर्फ एक फ़र्क है सर, प्रोबेबिलिटी आपको पिछले दोनों क्वेश्चन में दी थी, इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जहाँ जहाँ प्रोबेबिलिटी आती है वहाँ वहाँ अब आपको डिवाइडेड बाय n यानी कि डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। वापस वही चीज़ करना है सर आपको, कोवेरिएंस निकालो ए एम का, इधर कोवेरिएंस निकलेगा बी एम का, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। तो सबसे पहले आप मार्केट का वेरिएंस भी तो निकाल सकते हो। सेम आंसर है, होमवर्क लो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। इसमें कुछ और समझेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक भी फिगर अगर आपको इसमें नहीं समझ में आई ना तो आप मुझको पूछो, क्योंकि सब कुछ समझा दिया मैंने अभी तो। नहीं तो पूछो, बिंदास पूछो। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं सर। अब ये 0.5 का मतलब क्या होता है पता है? बीटा अगर 0.5 आता है इसका मतलब मार्केट के कंपैरिजन में मेरा जो शेयर है वो आधा ही रिस्की है, रिटर्न भी आधा ही देगा। अगर मार्केट 10% ऊपर गया तो मेरा शेयर सिर्फ 5% ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है बीटा का। इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा आगे आएगा नहीं आपको कैलकुलेशन में, इसका मतलब इसके बाद हम कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल वाली थ्योरी पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ रिस्पेक्ट टू जेके लिमिटेड। अब आपको जेके लिमिटेड की कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जेके लिमिटेड की ये एक इन्फॉर्मेशन है, मार्केट की ये इन्फॉर्मेशन और रिस्क फ्री रिटर्न ऑफ द गवर्नमेंट बॉन्ड्स की ये इन्फॉर्मेशन है। ये इन्फॉर्मेशन एज सच कोई काम की नहीं है इस क्वेश्चन में फ़िलहाल के लिए।
तो वो पता नहीं कॉलम फालतू का जाएगा। कंप्यूट करना है आपको बीटा वैल्यू 2005 के एंड में। अब बीटा निकालना है आपको, ठीक है सर बीटा निकालना है हमें, लेकिन अब ध्यान दो बीटा जब आपको निकालना है और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दी है, तब आप दो तरीके से बीटा निकाल सकते हो। समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन बार एक्स बार वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन बार वाई स्क्वायर, ये होता है सर बीटा का एक्स का निकालने का फॉर्मूला रिग्रेशन एनालिसिस से। ये आपका सीए फाउंडेशन लेवल पे था, बट एनीवेज आपको थोड़ा सा इसको याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ साथ ही होगा सर। ये बीटा निकालने का एक मेथड जो है रिग्रेशन एनालिसिस, दूसरा मेथड होता है सर कोरिलेशन एनालिसिस। ये कोरिलेशन एनालिसिस में बीटा निकालना बहुत आसान है, कोवेरियंस ऑफ एक्स या एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई स्क्वायर। मैं तो बोलता हूँ जब तक बनता है तब तक यही मेथड इस्तेमाल करो, लेकिन कोरिलेशन एनालिसिस से तो बाकी के 3 क्वेश्चन हो ही चुके हैं पिछले वाले, तो मैं आपको इस क्वेश्चन में ये वाली मेथड बता देता हूँ रिग्रेशन एनालिसिस कैसे इस्तेमाल करना है। अगर हम चार्ट्स पे आएँ तो पहले सबसे पहले हम समझ लेंगे कि क्या मतलब होता है फॉर्मूले में। ध्यान देना, रिग्रेशन एनालिसिस का ये फॉर्मूला है, इसके अंदर में y का मतलब होता है y के यानी कि मार्केट के रिटर्न, इसके अंदर y का मतलब होता है मार्केट के रिटर्न, और x का मतलब होता है कि जिसका हम बीटा निकाल रहे हैं वो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है सर, x के रिटर्न और y के रिटर्न, सिक्योरिटी और मार्केट के रिटर्न दिए रहेंगे, उन दोनों को प्रोडक्ट करो और उसके बाद उनकी टोटल कर लो, ठीक है। इसके बाद x का भी एवरेज रिटर्न निकाल लो, y का भी एवरेज रिटर्न निकाल लो, टोटल करके डिवाइडेड बाय n करके। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 5 दिया है, इनटू एवरेज ऑफ x रिटर्न एवरेज ऑफ मार्केट रिटर्न, ये ले लिया आपने। मान लो 5 इंटू 6 इंटू आपका आ गया 8, 6 है, 6% है x का एवरेज, 8% है y का एवरेज। नीचे में आ जाएगा पूरा y का डेटा, जो भी y का फिगर कॉलम है आपका उसकी स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर का फिर समेशन आएगा, ये हम करके देखेंगे, और माइनस n यानी कि 5 आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और जो आपका 8 आया ना उसका स्क्वायर नीचे में, ठीक है। वो करने से थोड़ा सा आइडिया आएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, आपने देखा होगा तो पूरे क्वेश्चन में हमें चाहिए रिटर्न्स, लेकिन इस क्वेश्चन में रिटर्न्स नहीं दिए हुए हैं। जेके के और मार्केट के रिटर्न्स दिए होते तो कहानी आसान हो जाती। अब हमें पहले तो रिटर्न्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 देखना सर। जेके में रिटर्न कैसे निकालोगे, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपके ना इस क्वेश्चन में इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग से कुछ नहीं दिया है, तो आपको पहला साल छोड़ना पड़ेगा। याद है आपको एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने पहला साल छोड़ दिया था और उसके बाद के साल ही लिया था, तो पहले साल की जो फिगर है ये P0 बन जाएगी 2002-03 के लिए। तो आप अगर नोटिस करोगे तो देखना, ये एवरेज प्राइस पहले ओपनिंग 242 लेंगे, क्लोजिंग 279 लेंगे। सो 279 माइनस 242 जैसे ही करोगे आपको पता चलेगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन 37 रुपीज़ का आया है। इसके बाद अगले साल के लिए 305 क्लोजिंग हो गई और ओपनिंग 279 हो गई, तो 26 रुपीज़ का कैपिटल एप्रिसिएशन आया, और फिर कैपिटल एप्रिसिएशन आया 17 रुपये का, ठीक है। अब 37 के लिए बेस प्राइस ये हो गई, 26 के लिए भी बेस प्राइस ये हो गई, 17 के लिए बेस प्राइस ये हो गई, जिसको आप इन्वेस्टमेंट मानोगे। लेकिन टोटल रिटर्न निकाल लेते हैं अब हर साल का। अब देखो 37 प्लस 25 ये हो गया 62 का टोटल रिटर्न, ये हो गया 56 टोटल रिटर्न, ये हो गया 52 टोटल रिटर्न। आपका जेके लिमिटेड का दोनों कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड पर शेयर दोनों निकल गया। अब डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दो, जो कि है 242, 279 और 305। देखना यहाँ पे ये न्यूमरेटर ले लिया दोनों का, और 242, 279, 305, इससे हमारे 3 साल के तीनों रिटर्न आ गए। हम 3 ही साल पकड़ेंगे आखिरी वाले। अब ऐसे ही करते हैं मार्केट का, लेकिन मार्केट में ध्यान देना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे 1950 माइनस 1812, तो कैपिटल एप्रिसिएशन 138 आ गया। इमीडिएटली आप 138 डिवाइडेड बाय 1812 कर दो, आपका कैपिटल एप्रिसिएशन का परसेंटेज आ जाएगा, क्योंकि डिविडेंड का भी आपको परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज को परसेंटेज में ऐड कर लेंगे हम, ठीक है, रुपीज़ का ना करते हुए। ये देखो ये एप्रिसिएशन आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1812, तो कैपिटल एप्रिसिएशन का परसेंटेज, डिविडेंड का परसेंटेज, और ये टोटल आ गया। अब हमारे पास तीनों डेटा है, ध्यान देना। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा सॉल्व भी तो करेंगे ना सर।
यहाँ पे मैं JK लिमिटेड और मार्केट के तीनों रिटर्न लिख लेता हूँ। 12.62, 21.79, 12.62, 21.79 और 5.32, ठीक है। और मैं JK लिमिटेड के भी ले लेता हूँ, 25.62, 20.07 और 17.05, ठीक है, ये आ गया। अब हमें अप्लाई करना है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस का फॉर्मूला। तो देखो, समेशन ऑफ JM, यहाँ पे XY की जगह JM ले रहा हूँ, माइनस N बार J बार M डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मार्केट। अब ये चीज़ याद रखो, XY याद करोगे तब तो आपको याद ही नहीं, मतलब ढंग से लिख ही नहीं पाओगे। आपको इतना समझना चाहिए कि न्यूमरेटर में स्टॉक का मार्केट के साथ समेशन है, यहाँ पे स्टॉक का एवरेज मार्केट का एवरेज, और डिनोमिनेटर में तो पूरा मार्केट ही है। समेशन ऑफ M स्क्वायर माइनस N बार M स्क्वायर। तो सबसे पहले हम J और M के रिटर्न्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये लो JM ले लेते हैं पहले, तो ये आता है 323.32, 20.07 इंटू 21.79, ये आ गया 437.32। ये आ गया 90.71। अब कर लो टोटल, समेशन लिखा है ना यहाँ पे, कर लो टोटल। $851.35। अच्छा, इन दोनों की भी टोटल करके 3 से डिवाइड कर दो ताकि एवरेज निकल जाएगा। $20.91 एवरेज आता है। $13.24 एवरेज आता है इसका, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, M जो है ना, M का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पे। सो 12 क्या करना है सर, बहुत सिंपल, 12.62 इंटू इक्वल टू 159.26, M वाले कॉलम का स्क्वायर 474.80, 5.32 इंटू इक्वल टू 28.30, 662.36। देखो, अब सबसे पहले आपका समेशन ऑफ JM, ये आ गया समेशन ऑफ JM, ये आ गया आपका M बार M का स्क्वायर, नहीं ये आ गया आपका M स्क्वायर, ठीक है। अब देखो फिगर्स रखते हैं, 851.35 माइनस N कितना है 3, बार J कितना है 20.91, बार M कितना है 13.24 डिवाइडेड बाय, अच्छा निगेटिव फिगर भी तो थी ना कुछ, एक बार देख लेता हूँ, पता चला कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई, नहीं थी, सारा सही है, 5.32 21.79, ठीक है। अब देखो ये आ गया 662.36 माइनस 3 इंटू आपका 13.24 का स्क्वायर। चलो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर एक साथ हो जाएगा, 3 इंटू 20.91 इंटू 13.24 माइनस 851.35 प्लस माइनस 20.80, प्लस माइनस इसलिए लिया क्योंकि मैं सेकंड फिगर को पहले वाली फिगर से माइनस कर रहा था, तो साइन बदलना ज़रूरी था जो भी आता है। फिर 13.24 का स्क्वायर इंटू 3 माइनस 662.36 प्लस माइनस 136.46, तो ये आ गया आपका 0.15 बीटा। कहानी ख़त्म। इस क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखो x ले लिया, y ले लिया, xy को मल्टीप्लाई किया, y को स्क्वायर किया, आपकी सारी फिगर्स यहाँ पे आ गई, 0.15 है। आसान, थोड़ा फॉर्मूला देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चंस में जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है वहाँ पे रिग्रेशन एनालिसिस लगा के देखो, प्रैक्टिस होएगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अब आप यहाँ पे मेरे को बोलोगे कि सर हाउ टू ड्राइव कार वाला वीडियो में देख के कार सीख जाऊँगा क्या, तो नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूले में अब कैलकुलेशन के अलावा और कुछ बचा ही नहीं है,
तो वो मैं करा के दूंगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ज़ीरो नॉलेज आपका। मतलब आप सिर्फ देखोगे, आपको लगेगा अरे आसान है, ये भी क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगा होगा अरे आसान है, करके तो देखो तब पता चलेगा इतना आसान नहीं आता, गलतियाँ करते हैं हम इसमें भी। ठीक है सर, यहाँ तक आपका हो गया पूरा का पूरा बीटा जो मैंने समझाना था। इसके बाद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। एक ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद आते हैं सर CAPM का डिस्कशन करने। सो गाइज वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और अब हम डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के बारे में। काफ़ी बेहतरीन ये थेरी है और इस थेरी का इस्तेमाल आने वाले कई सारे क्वेश्चंस में होने वाला है। यानी यहाँ से 20 क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 एंड ऑनवर्ड्स ऑल्सो देयर विल बी मल्टीपल टाइम्स दैट यू विल बी यूजिंग दिस थेरी. So this theory is very important from the point of view of exam. Almost हर बार कुछ न कुछ तो इस थेरी का इस्तेमाल क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आता ही है. चलो, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ. इसका सिंपल सा मतलब है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल आपको बताता है कि अगर किसी भी शेयर में या इन्वेस्टमेंट करना है पोर्टफोलियो में, तो उस पोर्टफोलियो से हमारा जो एक्सपेक्टेशन, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए. अब कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो और कहाँ कुछ भी वहाँ पे रिटर्न मिल रहा होगा तो आप एक्सेप्ट तो करोगे नहीं. आपको रिस्क के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से सारा का सारा रिक्वायर्ड एक रिटर्न चाहिए होगा, और वो रिटर्न कैलकुलेट करके देगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बताता है कि मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न कम से कम मिलना चाहिए. अब शुरुआत करते हैं सर. इन्वेस्टमेंट की बात अगर हुई है तो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट से, जो कि होता है लेट्स से फिक्स डिपॉजिट. सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हैं, लेट्स से फिक्स डिपॉजिट. ठीक है. अब आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो नॉर्मली आपको रिटर्न कितना मिलता है? मैं मान के चलता हूँ तकरीबन 4%. ठीक है, 4% के आसपास हमको रिटर्न मिल ही जाएगा. ठीक है, बट इसमें रिस्क कितना होता है? रिस्क का मतलब मेरा यहाँ पे बीटा से है, ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन से. बीटा इज़ अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क, ये तो हमने देखा अभी पिछले क्वेश्चंस में. तो बीटा कितना होगा एफडी में आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो? वर्चुअली इट इज़ ज़ीरो, बिकॉज रिस्क अगर है ही नहीं बैंक में, एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से, सेविंग बैंक्स में, तो ज़ीरो माना जाता है. सो थ्योरेटिकली हम उसको ज़ीरो मानते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ तो चांसेस होते ही हैं. बैंक भी अगर डूब गई तो आपका सारा का सारा एफडी डूब गया, तो कुछ तो रिस्क होता ही है हमेशा, किसी भी इन्वेस्टमेंट में लो. इनफैक्ट आप अपने जेब में भी कैश रख रहे हो तो रिस्क होता है कि कहीं आपका कोई जो जेब कतरा है वो पॉकेट ना मार ले, तो वो भी तो एक रिस्क ही है ना. तो रिस्क तो सर होता ही है, कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता. ठीक है, बट फिर भी जो हम थ्योरेटिकली मान के चलते हैं कि रिस्कलेस भी चीज़ें कुछ होती है, तो उस हिसाब से आप इसको ज़ीरो मानिए. ठीक है. सो एफडी में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो 4% का रिटर्न मिल सकता है. अब मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक काम करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मत करो, आप शेयर मार्केट में आ जाओ, आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो. आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, और यहाँ पे भी मैं आपको 4% रिटर्न दे देता हूँ. क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे मार्केट में? नहीं करोगे सर. क्यों नहीं करोगे बताता हूँ आपको मैं. क्योंकि मार्केट का जो बीटा होता है वो होता है 1 बाय डिफ़ॉल्ट. तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे 0 से 1 तक का रिस्क आप उठा रहे हो, यानी पहले तो कुछ भी रिस्क नहीं उठा रहे थे, अब आप 0.2, 0.3, 0.5 भी नहीं, पूरा 1 रिस्क उठा रहे हो. ठीक है, और रिटर्न कितना मिल रहा है? उतना ही मिल रहा है. तो वो एक क्वेश्चन देखा जहाँ पे हमने 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी थी, तो हम देख रहे थे कि यार सेम लेवल ऑफ रिटर्न पे लेसर रिस्क हम प्रीफर करेंगे, तो ऐसे केस में तो ये एफडी ही प्रीफर करेंगे. कोई भी इन्वेस्टर इस सिचुएशन में मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि जो रिटर्न मिल रहा है वो तो हमें यहाँ पे भी मिल जाएगा रिस्कलेस सिक्योरिटी में विथ ज़ीरो रिस्क, तो हम रिस्क क्यों उठाएं? आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अब अगर इस सिचुएशन से तो मार्केट तो बंद हो नहीं जाएगा. मार्केट जो चलता है शेयर मार्केट, वो तो बंद नहीं हो जाएगा. इसका मतलब मार्केट ने आपको ज़्यादा रिटर्न देना ज़रूरी है अगर आपको कन्विंस करना है कि आप मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट करो. अगर मैं बोलूं कि आप मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करो, तो किस पॉइंट पे आप करोगे? जब आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप रिस्क उठा रहे हो. तो लेट्स से मैं आपको जो
रिटर्न है वो 5% दे देता हूँ, ज़्यादा रिटर्न है ना, 4 से तो ज़्यादा ही है। क्या आप अब भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं करोगे सर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जितना रिस्क उठा रहे हो उस हिसाब से रिटर्न एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा। इतना ज़्यादा रिस्क उठाने के लिए 0 से 1 तक शिफ्ट हो गया आपका रिस्क, और आप सिर्फ 4 से 5% तक शिफ्ट हो रहे हो। तो मार्केट में 5% से भी कुछ नहीं होने वाला, काफ़ी अच्छा खासा परसेंटेज देना पड़ता है सर, लेट से 15%। अब थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है कि रिस्क उठाने के लिए हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। कितना ज़्यादा मिल रहा है सर? 11% ज़्यादा मिल रहा है आपको रिटर्न। 4 से 15 पे शिफ्ट हो रहे हो, तो जो ये 11% आपको ज़्यादा मिल रहा है रिटर्न, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होने के लिए 11% जो आपको ज़्यादा मिल रहा है, इसे कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना, मार्केट जितना रिस्क आप उठा रहे हो, मार्केट जितना रिस्क आप उठा रहे हो 0 से, तो आपको कुछ प्रीमियम मिलना चाहिए, वो है 11। और प्रीमियम का मतलब होता है ज़्यादा रिटर्न। तो ज़्यादा किस पे सर? 4 पे। तो 11 + 4 शुड बी इक्वल टू 15। ठीक है, ये एक कहानी हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेट से आप एक काम करो, आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करो, पूरे मार्केट में ना करते हुए मैं आपको एक स्पेसिफिक शेयर बताता हूँ, आप सिर्फ उसमें इन्वेस्टमेंट करो। और इसका बीटा है 1.2, और इसमें भी मैं आपको 15% दे दूंगा। क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे टाटा मोटर्स में? बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगेन सेम चीज़ आती है कि सर जब सेम लेवल ऑफ रिटर्न ही मिलना है तो लेसर रिस्क प्रेफर किया जाएगा। तो नो वन विल गो एंड इन्वेस्ट इन द टाटा मोटर्स बिकॉज द रिस्क इन द टाटा मोटर्स इज मोर दैन द मार्केट। Getting it? Risk in the Tata Motors is more than the market. So I need to provide some extra return as per the extra risk that has been taken by the investor. So यहाँ पे रिटर्न कितना होना चाहिए? That's what CAPM is. CAPM आपको बताता है कि अगर आपके कंपनी का, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसका रिस्क अगर इतना है तो आपको इस कंपनी में कितना रिटर्न मिलना चाहिए। अब CAPM की थ्योरी बोलती है कि देखो, जब बंदा 0 से 1 तक के रिस्क पे शिफ्ट हुआ तो उसे 11% का प्रीमियम मिला। अब 0 से 1.2 तक शिफ्ट होगा तो कितना परसेंट का प्रीमियम मिलना चाहिए? बहुत सिंपल है, क्या हम निकाल सकते हैं? यस सर, ये था 0 से 1 तक का, इसके लिए 11%। अब हम बदलाव करते हैं, 0 से 1.2 तक शिफ्ट हो रहा हूँ, रिस्क मेरा 0 से 1.2 तक शिफ्ट हो रहा है, तो मुझे प्रीमियम कितना मिलना चाहिए? राइट, 1.2। सो 11 मल्टीप्लाइड बाय 1, यानी 1 के लिए 11%, तो 1.2 के लिए कितना? 1.2 के लिए कितना? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं इस तरह से लिख सकता हूँ उसको कि 11% प्रीमियम है 1 के रिस्क के लिए, तो 1.2 के लिए कितना? राइट, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा तो ये हो गया सर 13.2, यानी इतना प्रीमियम एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अब ये जो 13.2 आपने निकाला है, 13.2 आपने निकाला है, इसको आप क्या बोलोगे? मार्केट रिस्क प्रीमियम तो नहीं बोलोगे। मार्केट रिस्क कब बोल रहे थे? जब आप मार्केट जितना रिस्क उठा रहे थे। अब तो आप सिक्योरिटी जितना रिस्क उठा रहे हो, तो आप इसको बोलोगे सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम। इसका नाम दिया जाएगा सर सिक्योरिटीज रिस्क प्रीमियम। एग्री करते हो? सिंपल सी बात है सर, 1 का रिस्क है तो 11% प्रीमियम, 1.2 का रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा प्रीमियम, ये आ गया। लेकिन टोटल रिटर्न कितना होना चाहिए सर? ये तो सिर्फ प्रीमियम है। प्रीमियम किस पे है? आप ध्यान दोगे 4% पे, तो 4% तो मिनिमम है ही है। 4% प्लस प्रीमियम, 4% प्लस प्रीमियम। तो ये जो दो हिस्से आपने किए ना, इस हिस्से को बोलते हैं कि रिस्क फ्री रिटर्न जो आपको मिलना चाहिए। और सिंपल भाषा में लिखो, रिटर्न मिनिमम रिटर्न बोल सकते हो आप उसको, विदाउट एनी रिस्क। बिना किसी रिस्क लिए भी अगर कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो 4% कम से कम मिलना ही चाहिए, क्योंकि यही 4% FD में बिना किसी रिस्क के मिल रहा है। अब यहाँ से इतना सा भी रिस्क कहीं पे भी आता है तो कम से कम इतना रिटर्न तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये वाला पार्ट क्या होता है? प्रीमियम फॉर सिक्योरिटीज रिस्क।
मानते हो? सिक्योरिटी जितना रिस्क आपने उठाया तो आपको प्रीमियम मिलना चाहिए। सो टोटल रिटर्न जो आपको आता है वो है 17.20%। दिस इज कॉल्ड एज CAPM रिटर्न। आप उसको बोल सकते हो रिक्वायर्ड रिटर्न, आप उसको बोल सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, क्योंकि याद करना सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो इन्वेस्टर को कंपनी से चाहिए होता है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है, और वो कुछ नहीं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, यानी कि CAPM रिटर्न। आप उसको थ्योरेटिकल रिटर्न भी बोल सकते हो। बहुत सारे नाम है सर, मतलब सबका एक ही है। आप इसको फेयर रिटर्न भी बोल सकते हो। ये सब थ्योरी के बेसिस पे निकला हुआ है, इसलिए थ्योरेटिकल रिटर्न। ठीक है, अब हम इससे फॉर्मूला बनाते हैं। दिस इज RI। RI इज इक्वल टू 4 क्या था सर? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस 13.20 कहाँ से निकला था? 13.20 कहाँ से निकला था? इससे निकला था ना, ये रहा वो फॉर्मूला। सो 11%, 11% कैसे आया? RM माइनस RF, और मल्टीप्लाई किससे किया था आपने? 1.2 से। 1.2 क्या था सर? बीटा था सिक्योरिटी का, और डिवाइड किया था आपने 1 से। ये देख रहे हो, डिवाइडेड बाय 1। तो ये क्या था सर? बीटा ऑफ मार्केट था। द रियल फॉर्मूला इज दिस। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ध्यान देना, RM माइनस RF अगर आप करते हो, RM माइनस RF, ये मैं आपको नाम दे देता हूँ यहाँ पे। ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न था ना 4%, तो इसको हमने नाम दे दिया था RF। मार्केट के रिटर्न को हमने नाम दे दिया RM। टाटा मोटर्स के जो रिटर्न निकालना था उसको हमने नाम दे दिया RI। ठीक है, I मतलब वो स्टॉक। तो RM माइनस RF 15% माइनस 4%, ये 11% था। ये था सर मार्केट का प्रीमियम। प्रीमियम इतना रिस्क उठाने के लिए, ये कितना था? बीटा 1। अगर इतना रिस्क उठाने के लिए 11% प्रीमियम मिल रहा है, तो इतना रिस्क उठाने के लिए कितना मिलेगा? ये पूरा जो फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं, इंटरपोलेशन टेक्निक है। इतने के लिए इतना, तो इतने के लिए कितना, और वो ये सारा प्रीमियम है। मिनिमम रेट तो आपको इतना चाहिए ही चाहिए, रिस्क उठाओ मत उठाओ। तो RF में आपने प्रीमियम ऐड करा। अब ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला। अब ध्यान देना एक और चीज़, होता क्या है, इट इज डीम्ड इन द मार्केट की बीटा ऑफ M इज ऑलवेज 1, और किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करने से तो आंसर चेंज होता ही नहीं है। तो जो फॉर्मूला बाद में आपको हर जगह मार्केट में दिखेगा वो है सर RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा I इन ब्रैकेट RM माइनस RF। फॉर्मूला आपको इतना ही दिखेगा, लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पे बीटा ऑफ मार्केट है। ठीक है, क्योंकि उसका मतलब ही ऐसा होता है कि इतना रिस्क उठाने के लिए इतना रिटर्न अगर प्रीमियम मिल रहा है, तो इतना रिस्क स्टॉक का उठाने के लिए कितना मिलेगा प्रीमियम। अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ले लेते हैं। RM माइनस RF को क्या कहा जाता है सर? मार्केट का रिस्क उठाने के लिए लिया जाने वाला प्रीमियम। इसका नाम है मार्केट रिस्क प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद जो बीटा से आप मार्केट रिस्क प्रीमियम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है सर? सिक्योरिटी जितना रिस्क उठाने के लिए मिलने वाला प्रीमियम। ठीक है, और ये जो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आता है, इसे कहा जाता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि इतना तो कम से कम चाहिए। अगर आप रिस्क फ्री रेट जितना भी रिटर्न नहीं दे रहे हो, तो आपके स्टॉक में कोई भी इन्वेस्ट करेगा जब फ्री में बिना किसी रिस्क के इतना रिटर्न मिल सकता है। सो दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कभी क्वेश्चन अगर आता है, आपको पूछता है कि यार इस पर्टिकुलर स्टॉक में मिनिमम कितना मिलना चाहिए रिटर्न, तो इतना तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो ये हो गया सर आपका कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, मज़ा आएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और ध्यान देना, बहुत सारी आगे जगह पे अब हम बहुत क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। CAPM आपने अभी देख लिया, बीटा का मतलब आपने देख लिया था यहाँ पे, रिग्रेशन कोरिलेशन। फिर यहाँ देखो CAPM और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। CAPM आपने पोर्टफोलियो में देख लिया, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल आपने सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देख लिया।
इसके बाद ये देखो CAPM एंड 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ये भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखा हुआ है। डिविडेंड एंड अर्निंग्स ग्रोथ मॉडल, ये भी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में देखा हुआ है। ये क्वेश्चन भी CAPM और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल का। इसमें एक नई चीज़ सीखेंगे कि इन्फ्लेशन को कैसे एडजस्ट करते हैं। फिर CAPM, यहाँ पे CAPM बीटा और चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो, किस बाय करना, सेल करना और खरीदना कब है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो सीखने वाली चीज़ें जो है कॉन्सेप्चुअली वो ये है। बाकी आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन का पार्ट रहेगा वो ऑलरेडी सीखा हुआ रहेगा। पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो बीटा, हम पोर्टफोलियो रिटर्न सीख चुके हैं। पोर्टफोलियो बीटा क्या होता है सर? और कुछ नहीं, जैसे पोर्टफोलियो रिटर्न आपका होगा समेशन ऑफ RI इंटू वेट आई, यानी कि वेटेड एवरेज रिटर्न, वैसे ही आप पोर्टफोलियो बीटा निकालना सीखेंगे हम। CAPM पोर्टफोलियो बीटा, CAPM पोर्टफोलियो बीटा, बीटा 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 CAPM रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पोर्टफोलियो बीटा। क्वेश्चन नंबर 60 तक आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 60 तक आपके सेम टाइप के क्वेश्चन है सर, और 61 तक भी ऑलमोस्ट। 62 से आपकी नई थेरी शुरू होगी। तो अब जो हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बहुत देर तक हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो एकदम बहुत इजी वाले क्वेश्चन है वो हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे ये भी बताता हूँ, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाने वाले, लेकिन स्टडी मटेरियल में इंक्लूडेड है तो लेना पड़ रहा है। तो ये आपका होमवर्क है सर। आगे के क्वेश्चन आप कर लोगे तो अपने आप ये सब चीज़ें आ जाएगी। फॉर्मूला में वैल्यू रखने जैसा है, और एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये क्वेश्चन, तो हटा के रखो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, ये सारे होमवर्क ही है आपके। क्वेश्चन नंबर 23 भी होमवर्क है। 23 जो है 24 का एक छोटा वर्जन है। 23 जो है 24 का छोटा वर्जन है, तो 24 मैं करा दूंगा, 23 आपको अपने आप आ जाएगा, मतलब होमवर्क करके देखोगे आप। तो अब मैं सीधा आता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पे। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सर हमारा CAPM का पहला क्वेश्चन डिस्कशन के पार्ट का। आइए देखो, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। आ जाओ, अब एक चीज़ मुझे बताओ, मान लो ये टाइमलाइन है, ठीक है। आपने आज 100 रुपये में शेयर खरीदा और 1 साल बाद 110 में आपने बेच दिया, ठीक है। और आप अगर रिटर्न निकालने जाओगे तो वो ऐसे निकलेगा 10 डिवाइडेड बाय 100, कितना आया? 10% का आपका रिटर्न आ गया, ठीक है। अब मान लो कि ये तो आप सोच रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जब आप ख़रीदने गए तो शेयर आपको 90 रुपये में ही मिल गया। बहुत अच्छी बात है ना। और आपने अगर उसको 110 में बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 110 माइनस 90, 20 का प्रॉफिट हुआ। इन्वेस्टमेंट 90 रुपये का, अगर आप निकालोगे तो आएगा 22.22%। एम आई राइट? अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपने शेयर्स खरीदे तो ये तो था सर जो आप सोच रहे थे, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 में आप खरीद लोगे, ठीक है, और एक्चुअल में वो 90 में ही मिल गया आपको। तो आप बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्चुअल मार्केट प्राइस कम है एक्सपेक्टेशन से या रिक्वायरमेंट से? कम है सर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे शेयर्स अंडर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड क्यों हुआ? या तो फिर ऐसा लिखो, शेयर्स आर सेलिंग एट लोअर प्राइस। 100 से तो कम ही है ना 90, लोअर प्राइस होने की वजह से हम क्या बोलते हैं उसको? शेयर्स आर अंडर वैल्यूड। और अंडर वैल्यूड शेयर्स को हम क्या करते हैं? बाय करते हैं, ठीक है। तो मुझे अब एक चीज़ सिंपल सी आप ये बताइए, अगर मुझे यही डिसीजन लेना है और यही बताना है कि अंडर वैल्यूड है कि नहीं, लेकिन प्राइस के बेसिस पे नहीं, इसको कंपेयर करके नहीं, इसको कंपेयर करके, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्चुअल में जो रिटर्न है मेरा वो हायर है? एक्चुअल रिटर्न जो है वो हायर है देन एक्सपेक्टेड। मैंने एक्सपेक्ट 10% किया था कमाने का, लेकिन एक्चुअल में मैंने 22% कमाया, ज़्यादा कमाया।
कैसे ज़्यादा कमा लिया? क्योंकि ज़्यादा कैसे कमा लिया? क्योंकि चीज़ सस्ती खरीद ली। रिटर्न कब ज़्यादा आपका होता है? जितना सस्ता आप शेयर खरीदते जाओगे आपका जो प्रॉफिट है बढ़ता जाएगा, रिटर्न बढ़ता जाएगा। सो अगली बार से ध्यान रखना, एक्चुअल रिटर्न अगर हायर कहा जाता है तो सबसे पहली चीज़ आप जो इंटरप्रेट करोगे कि शेयर की प्राइस कम होगी इसलिए रिटर्न ज़्यादा है, और शेयर की प्राइस अगर कम है तो वो अंडर वैल्यूड है और वो बाय आएगा। पिछले चैप्टर में गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से आप ये दो प्राइसेस निकालते थे, मतलब आप 100 की प्राइस निकालते थे, एक्चुअल मार्केट में क्वेश्चन में दी हुई होती थी, फिर आप दोनों को कंपेयर बोलते थे कि कंपेयर करके ये बोलते थे कि देखो एक्चुअल तो कम है, कम होने की वजह से उसे अंडर वैल्यूड कहते थे और फिर बाय करते थे। इस चैप्टर में आप इन दो रिटर्न को कंपेयर करोगे, एक्सक्यूज मी, कंपेयर करोगे और फिर बताओगे कि जो एक्चुअल में मिल रहा है वो रिक्वायरमेंट से कम है कि ज़्यादा है। एक्चुअल में जो मिलने वाला है वो ज़्यादा है तो मार्केट में शेयर कम भाव में मिल रहा होगा, इसलिए शेयर्स अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ये जो रिटर्न आप निकालोगे ना 10% का, ये होगा सर आपका CAPM का रिटर्न। इसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहेंगे। ये निकालोगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, दोनों को कंपेयर करके इसको बताओगे जो एक्चुअल में मिलने वाला है। ये तो सिर्फ थ्योरी के लिए है सर, तो ये जो मिलने वाला है वो क्या है। अब आप इसका उल्टा ले लो, इसका उल्टा बना लेते हैं। अगर हम मान लो कि रिटर्न आपका 8% ही होता तो आप क्या बोलते कि यार जितना रिक्वायर्ड है उससे रिटर्न कम मिल रहा है, तो आप बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न इज लोअर। अब आप बताओ रिटर्न लोअर कब होगा? जब शेयर्स आर सेलिंग एट हायर प्राइस देन एक्सपेक्टेड, और अगर हायर प्राइस है तो हम क्या बोलेंगे? शेयर्स आर ओवर वैल्यूड, और अगर ओवर वैल्यूड है तो हम क्या बोलेंगे? सेल दोज शेयर्स। सो इतना आपको ध्यान में रखना है सर। इसका जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट, आपका यहाँ पे रिटर्न 8% का कब आएगा? कब आएगा? जब यहाँ पे 100 रुपये से ज़्यादा की प्राइस आएगी तब आपका रिटर्न 10 से कम आएगा। 100 से ज़्यादा की प्राइस को हम ओवर वैल्यूड कहेंगे ना, हायर प्राइस पे बिक रहा है ये कहेंगे, ओवर वैल्यूड कहेंगे और उसे बेचेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे 10 आया तो क्या बोलोगे कि एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कि प्राइस भी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड प्राइस या एक्सपेक्टेड प्राइस, और प्राइस सेम होने की वजह से वो करेक्ट वैल्यूएशन पे है, यानी कि होल्ड करो। तो ये आपको इतना समझ में आया? दिस इज जस्ट बिफोर क्वेश्चन नंबर 24। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 24 को, अब आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। 3 स्टॉक आपको दिए हुए हैं ABC, तीनों स्टॉक का आपको एक्चुअल रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, 18%, 11% और 15%, तीनों स्टॉक का आपको बीटा दिया हुआ है। अगर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 9% है, ठीक है, मार्केट रिटर्न 14% है, तो आप बताओ कौन से स्टॉक्स ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड या करेक्टली वैल्यूड है, और उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या होगी। स्ट्रेटेजी सिर्फ वो हो सकती है, ओवर वैल्यूड है तो आप क्या करोगे? सेल करोगे, अंडर वैल्यूड है तो बाय करोगे, करेक्टली वैल्यूड है तो होल्ड करोगे। ध्यान देना, अब ये सब करने के लिए एक प्रोसीजर है, वो दिमाग में बिठा लो कि ये जो स्ट्रैटेजीज वगैरह है इन सब के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। बाय करना है कब? जब शेयर्स अंडर वैल्यूड होंगे। क्या होंगे? शेयर्स अंडर वैल्यूड। सेल कब करोगे? ओवर वैल्यूड के टाइम पे। होल्ड कब करोगे? जब करेक्ट वैल्यूएशन आएगा, करेक्टली वैल्यूड। ठीक है, अब अंडर वैल्यूड मतलब शेयर्स आर सेलिंग एट लोअर प्राइस। ओवर वैल्यूएशन के टाइम पे आप बोलोगे हायर प्राइस।
और करेक्ट वैल्यूएशन के टाइम पे बोलोगे इक्वल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है? लोअर प्राइस कब आएगी? जब एक्चुअल रिटर्न जो है आपका वो ज़्यादा आएगा CAPM रिटर्न से, या फिर आप बोलो रिक्वायर्ड रिटर्न से। थोड़ा इधर सरका लेते हैं। जितना चाहिए अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो, इसका मतलब शेयर्स आप सस्ता खरीद रहे हो। सस्ता खरीद रहे हो इसका मतलब वो अंडर वैल्यूड है, यानी कि बाय कर लो। अच्छा ठीक है। और हायर प्राइस का मतलब क्या होगा सर? एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन रिक्वायर्ड रिटर्न। आपका रिटर्न कम है क्योंकि आपने चीज़ महंगी खरीदी। और इक्वल प्राइस आप कब बोलोगे? एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, ये साइन आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे लोअर, हायर और इक्वल, अंडर, ओवर, करेक्टली, बाय, सेल, होल्ड। ठीक है, इसके अलावा अब ध्यान दो, अब जो ये रिक्वायर्ड रिटर्न है इसको निकालने का कोई तरीका होता है। ये जो रिक्वायर्ड रिटर्न आप निकालोगे हर सिक्योरिटी का, इसका अपना एक फॉर्मूला होता है जिसको कहा जाता है CAPM रिटर्न, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे निकालोगे, जिसका अपना एक फॉर्मूला होगा RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। ठीक है, ये तो इससे आप निकालोगे। और बीटा या तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा या तो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर आपको निकालना पड़ा तो आप उसको रिग्रेशन एनालिसिस से निकाल सकते हो, जो कि बहुत कम यूज़ करना पड़ेगा। मोस्टली जो आप यूज़ करने वाले हो वो है सर कोरिलेशन एनालिसिस। अच्छा, रिग्रेशन एनालिसिस पे अगर हम ध्यान दें तो आपका फॉर्मूला आता है बीटा ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ XY माइनस n बार x बार y डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस n बार y स्क्वायर, जहाँ पे x का मतलब होता है रिटर्न्स ऑफ द स्टॉक, y का मतलब होता है रिटर्न्स ऑफ द मार्केट। वहीं पे अगर आपको कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करना पड़ गया तो बीटा इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ IM, I का मतलब जिस स्टॉक का आप बीटा निकाल रहे हो वो, M का मतलब मार्केट, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M स्क्वायर। अब आपको सिर्फ दो ही चीज़ें निकालनी है, कोवेरिएंस ऑफ IM और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M स्क्वायर। यहाँ से मैं बदलता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M स्क्वायर जो है वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, RI माइनस बार RI, यानी कि डेविएशन। अच्छा I मत करो, M करना पड़ेगा ना हमें, RM माइनस बार RM का स्क्वायर ले लोगे निगेटिविटी हटाने के लिए, उसके बाद प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे और समेशन कर दोगे तो आपका डायरेक्ट वेरिएंस आएगा। इसको स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, और अगर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो आप। ठीक है, कोवेरिएंस की बात करता हूँ सर। कोवेरिएंस इज़ वेरी सिंपल, आप सबसे पहले स्टॉक का डेविएशन लेते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो मार्केट के डेविएशन से, और प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप समेशन कर लेते हो, नहीं तो डिवाइडेड बाय n कर दोगे। और ये है स्टार्टिंग। ये जो फॉर्मूला ये तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में सीखा था सर, सबसे पहले क्वेश्चन में ये सब हमने सीख लिया था। तो आप देख रहे हो अभी तक जो हमने देखा, अभी अभी हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे देखते हुए आ चुके हैं। तो कैसे सबकी लिंकिंग बैठ रही है धीरे धीरे करके। ओके हमारे पास डेटा दिया हुआ रहा तो बहुत अच्छी बात है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो बीटा आपको दिया हो तो ये सारी प्रोसीजर जो है इतनी वाली ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ नहीं दिया वहाँ करना पड़ेगा। तो बीटा रखो, CAPM का आंसर निकालो, और CAPM के 3 आंसर निकल जाएंगे आपके, 3 इसमें स्टॉक्स है तो एक्चुअल रिटर्न से कंपेयर करो, फिर डिसाइड करो कि वो क्या है, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। ठीक है, मैं यहाँ पे अब सीधा क्वेश्चन पे आता हूँ। ध्यान देना, हमने ये तीनों फैक्टर को रखा। आप ध्यान देना, CAPM में सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको CAPM का रिटर्न निकालने के लिए। एक तो RF लगता है, एक मार्केट रिटर्न लगता है, और एक बीटा लगता है स्टॉक का। हमारे पास तीनों चीज़ें हैं। हमने क्या किया ध्यान देना, CAPM का रिटर्न निकाला,
हमने बोला कि देखो 17.5% चाहिए हमको सिक्योरिटी ए में इन्वेस्टमेंट करना है तो, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 18%। यानी कि हम ज़्यादा कमा रहे हैं जितना चाहिए उससे। ज़्यादा कब कमाते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दो। रिटर्न ज़्यादा आएगा क्योंकि चीज़ सस्ती खरीद रहे हो, चीज़ सस्ती खरीद रहे हो तो वैल्यूएशन अंडर आ गया, एक्शन बाय। दूसरे केस में जो CAPM का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आता है वो है 12% का, और हमारा जो एक्चुअल रिटर्न है वो 11। यानी कि जितना चाहिए उससे हम कम कमा रहे हैं। कम कब कमाता है इंसान, जब चीज़ महंगी खरीदता है। महंगी चीज़ को क्या कहा जाएगा सर, ओवर वैल्यूड, यानी कि बेच दो। और इसमें तो दोनों सेम आया, यानी कि करेक्टली वैल्यूड और होल्ड कर दो। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर। ये आप थोड़ा होमवर्क ले लो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ फिगर्स रख के आंसर निकालने। क्वेश्चन नंबर 26 हम लेंगे। एक चीज समझो, मार्केट सेंसिटिविटी इंडेक्स जो है इसको और कुछ नहीं बीटा ही कहा जाता है। आ जाओ यहाँ पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी ए। आप देख सकते हो सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम रिटर्न। इक्विलिब्रियम रिटर्न किसका होगा, ब्रैकेट में लिख लो सर, और किसका रह सकता है, बाकी सब दिया हुआ है। 12%। मार्केट का जो रिटर्न है वो है 12%। अब ध्यान देना, सिक्योरिटी का भी रिटर्न 12%, मार्केट का भी रिटर्न 12%। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के बीच में जो बीटा है वो 1 होता है। जो सिक्योरिटी का बीटा अगर 1 होगा तो ही ये पॉसिबल है सर। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। लेट्स से आपको यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ नहीं है, 6% को रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न नहीं मान सकते, ये भी मैं आपको बताता हूँ। चलो फिलहाल के लिए तो एक चीज़ लेके चल सकते हैं कि बीटा 1 है, या तो फिर मैं आपको यहाँ पे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकाल के बता देता हूँ। पहले देखो 6% का जो ट्रेजरी बॉन्ड है वो 120 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे पहली चीज़ जो हम अज्यूम करेंगे वो है फेस वैल्यू 100 की। उसके बाद ये जो 6% है, सबसे ज़्यादा बड़ी गलती जो आप यहाँ पे करोगे एग्ज़ाम में वो ये है कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को 6% मान लोगे। वो नहीं है 6%। RF कभी भी रिटर्न होता है, और 6% जो सामने लिखा होता है बॉन्ड के वो कूपन रेट होता है सर, कूपन रेट। और कूपन रेट सिर्फ फेस वैल्यू पे लगता है जो हमने 100 रुपये का अज्यूम करा। तो ध्यान देना, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप कैसे निकालोगे सर, बहुत सिंपल। इंटरेस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और कुछ नहीं, बॉन्ड वैल्यूएशन में करंट यील्ड का काम करता था। यील्ड मतलब रिटर्न ही तो होता है वो, और कुछ नहीं, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। इंटरेस्ट आ रहा है आपका 100 रुपये पे 6% का, और मार्केट प्राइस आ रही है 120 रुपये की। अगर आप ऐसे निकालोगे तो आपका 5% आंसर आता है। 6 डिवाइडेड बाई 120, 5% जो है ये है सर आपका, ये है आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अब मैं क्वेश्चन में भी बता देता हूँ, ध्यान देना। CAPM का अगर आप रिटर्न निकालोगे तो RI इज इक्वल टू RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। ध्यान देना, 12% रिटर्न तो हमारी सिक्योरिटी का हो गया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% हो गया, बीटा हमें नहीं पता, 12% मार्केट का रिटर्न और ये 5। ध्यान देना, यहाँ पे भी 12/5 है, यहाँ पे भी 12/5 है। 5 उधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा, उधर भी 7 बीटा है, तो 7/7 बीटा इज इक्वल टू 1, यही आंसर आता है। चलो आगे देखते हैं। अगली बार से अगर आपको सिक्योरिटी का रिटर्न और मार्केट का रिटर्न सेम मिला, इसका मतलब सिक्योरिटी का बीटा भी मार्केट के बीटा के बराबर है, जो कि होता है 1, ठीक है। कोवेरियंस आपको दिया हुआ है मार्केट का सिक्योरिटी के साथ में, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी दिया हुआ है। यानी कि ये क्या है सर, कोवेरियंस ऑफ सिक्योरिटी विद द मार्केट एंड कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटी विद द मार्केट, ठीक है। क्या कैलकुलेट करने बोला है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक। काफ़ी आसान कहानी है, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का हमारा तरीका क्या था, डेविएशन जो होते हैं रिटर्न्स के उसको हम स्क्वायर करके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके फिर टोटल करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा डेटा मल्टीपल रिटर्न्स का दिया हुआ ही नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ये कौन से फॉर्मूला में और इस्तेमाल होता है सर। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपके बीटा के फॉर्मूला में इस्तेमाल होता है, कोवेरियंस के भी कोरिलेशन का जो फॉर्मूला है उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करो, ध्यान देना। बीटा का आपका सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो है ये,
अब इसमें आपके पास में बीटा रेडी है, कोवेरियंस रेडी है, तो मार्केट का वेरियंस आ जाएगा जो कि आता है 196 और फिर स्क्वायर रूट कर लो तो 14 आ गया। इसके बाद कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला बताओ सर। कोवेरियंस ऑफ आई एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम। अब आपके पास में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.80, कोवेरियंस 196, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, तो बस इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ आई भी मिल जाएगा। देख रहे हो 17.50, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर एक्स के पास, अभी थोड़ा दिमाग बाहर रख लेना, मतलब वो क्वेश्चन से हटा के इस पे शिफ्ट कर लो। मिस्टर एक्स के पास में 1,00,000 शेयर है मेसर्स कान्यका लिमिटेड के। द बीटा जो है कंपनी का वो है 1.40। मिस्टर वाई ने सजेस्ट किया है कि वो ये वाला पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, यानी कि दो चीज़ें इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है कान्यका लिमिटेड और एक है सर आपका पोर्टफोलियो। इसका तो बीटा हमको दिया हुआ है 1.40, ठीक है। बात आती है पोर्टफोलियो बीटा की। तो पोर्टफोलियो बीटा सर आप कैसे निकाल सकते हो? बहुत सिंपल है। पोर्टफोलियो बीटा समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई, जैसे आप रिटर्न निकालते थे ना, ये देखो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ वेट आई रिटर्न आई, वैसे ही आपका बीटा निकल जाएगा समेशन ऑफ वेट आई बीटा आई। तो आपके पास में बीटा दिया हुआ है, आपके पास में परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी दी हुई है। 1.20 को 0.10 से मल्टीप्लाई करो, इसको 0.10 से, इसको 0.30 से, इसको 0.50 से, और टोटल करोगे तो आपके पास पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। देखना है कैलकुलेट करके, देखो मैं छोटा छोटा लिख लेता हूँ इधर में, 0.12, 0.075, 0.12, 0.70, तकरीबन 1.015 आता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो का बीटा आया वो आ गया 1.015। दोनों के हमारे पास बीटा आ गए। अब देखो आगे क्या पूछ रहा है। मार्केट रेट ऑफ रिटर्न आपको दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी आपको दिया हुआ है। अब नोटिस करना, मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न और बीटा अगर दिया है तो किसी का भी CAPM रिटर्न निकाल सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन में हम कान्यका और पोर्टफोलियो दोनों का CAPM रिटर्न निकाल सकते हैं। लेट्स डू दैट। पूछा क्या होगा पता नहीं, एक नॉलेज पर्पज से अगर हम निकालना जाए तो आएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपका 8%, 1.40 का बीटा, और देखना 12 और 8, 12 मार्केट का रिटर्न है, 8 रिस्क फ्री रिटर्न है, यानी कि 4% क्या हो गया आपका प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसको सॉल्व करो, 12 माइनस 8, सो ये आता है सर 13.60%। इसके बाद यहाँ पे भी अगर मैं रखूँ 8 + 1.015, 12 माइनस 8, तो ये आता है 12.06%। अब रिटर्न, रिस्क कम है उसका तो रिटर्न भी कम आया। अब ध्यान देना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग फॉर द प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कान्यका लिमिटेड और सजेस्टेड पोर्टफोलियो, दोनों के लिए हमें ये सब निकालना है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बेस्ड ऑन CAPM, ये हमने निकाल दिया। हमारा पहला आंसर तो आ गया सर यहीं पे, CAPM के बेसिस पे एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है पूछ रहा है वो, तो ये तो हमारा आंसर आ गया। एंड ऑल्सो मार्केट अगर 2.5% से ऊपर जाता है, मार्केट 2.5% से नीचे जाता है, यानी कि ये जो 12% है ना, ये अगर 14.5 हो गया तो बताओ कितना, ये अगर 2.5% से नीचे गया यानी कि 9.5 हो गया तो कितना, एंड इफ द मार्केट गिव्स नेगेटिव रिटर्न ऑफ 2.5, और ये अगर -2.5 हो गया तो कितना। क्या करना है, तीनों बार इन दोनों के आंसर निकालना है आपको।
इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, सजेस्टेड पोर्टफोलियो। सो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट के 3 आंसर और निकलेंगे जब मार्केट रिटर्न आप 14.5 रख दोगे इस फॉर्मूले में। ये जो 12 रखा ना आपने, इस फॉर्मूले में जो 12 रखा और इस फॉर्मूले में जो 12 रखा है, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, ये 3 अलग अलग रिटर्न रखना है, 14.5, 9.5 और -2.5, और वापस से रिटर्न निकालना है। तो 2 बार रखोगे, 6 आंसर आपके आएंगे। करना क्या है, फॉर्मूले में सिर्फ फिगर रखना है। तो यहाँ पे मेरे को और कुछ चीज़ बताने की ज़रूरत है? नहीं बताने की ज़रूरत सर। ठीक है, तो ये हम फर्स्ट वाला पार्ट एटलीस्ट यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखो 13.6, 12.06, ठीक है। इसके बाद में एक चीज़ और करना, एक थोड़ा करेक्शन आएगा। ये यहाँ पे ये एट प्रेजेंट सिचुएशन रखा है, इंक्रीजेस बाय 2.5% कर लो, यानी कि जब मार्केट रिटर्न 14.5 हो जाता है, जब मार्केट रिटर्न 9.5 यानी कि 2.5% से गिर गया, और जब मार्केट रिटर्न ही खुद नेगेटिव है 2.5% का, तो ऐसे टाइम पे आपको बस 2 ये आंसर, 2 ये आंसर, 2 ये आंसर करना है। फॉर्मूला बदल के सिर्फ आंसर लिखना है। मेरा सजेशन है टेबल फॉर्मेट में मत निकालना। ये टेबल फॉर्मेट में आंसर निकालने के चक्कर में आपका बहुत टाइम चले जाएगा। यहाँ लिख के दे देता हूँ, डू नॉट फॉलो टेबल फॉर्मेट। काफ़ी टाइम चला जाएगा आपका। एक बार RM 14.5% लो, 2 बार आपके आंसर ले लो, फिर वापस लो, फिर 2 बार ले लो। बहुत सिंपल से और प्यारे तरीके से आप उसको लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेबल। आप देखो ना, टेबल में हेडिंग कितनी बार लिखनी पड़ रही है, ये पर्टिकुलर्स लिख के कोई मतलब थोड़ी है। ठीक है, तो CAPM में फॉर्मूला रख के अब सिर्फ आंसर निकालना है, तो ये पार्ट अब मैं छोड़ रहा हूँ। इफ़ द प्रोबेबिलिटी, ध्यान देना, चांसेस क्या है कि मार्केट निगेटिव रिटर्न देगा, इसके चांसेस वो बोल रहा है कि ज़्यादा है। तो अब आप एडवाइस करो कि क्या वेदर मिस्टर एक्स शुड कंटिन्यू द होल्डिंग्स ऑफ कान्यका लिमिटेड। क्या उसने कान्यका लिमिटेड में जो अपना 1 लाख शेयर्स खरीद रखा है वो रहने देना चाहिए, या फिर उन्होंने पोर्टफोलियो खरीद लेना चाहिए, या फिर पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो हम पहले ये देखते हैं कि निगेटिव रिटर्न पे दोनों में रिटर्न क्या मिल रहा था हमें। अगर आप देखोगे तो जब निगेटिव था रिटर्न 2.5% का मार्केट का, तब पोर्टफोलियो कान्यका में -6.70 जा रहा था और सजेस्टेड में 2.66 जा रहा था। मतलब हमारा जो रिटर्न है कान्यका में ज़्यादा लॉस हो रहा था हमको, पोर्टफोलियो में उतना लॉस नहीं होगा। तो देखा जाए लॉजिकली तो कान्यका लिमिटेड के शेयर बेच देने चाहिए अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव जाने वाला है, क्योंकि अगर हमने नहीं बेचे तो रिस्क ज़्यादा होने की वजह से हमको लॉस भी ज़्यादा होगा 6.70 का, और वहाँ से बेच के हमने 2.66 यानी कि इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या लिखोगे सर? कंसिडरिंग द नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट रिटर्न, वी शुड सेल द शेयर्स ऑफ कान्यका लिमिटेड एंड इन्वेस्ट द सेम in the suggested portfolio, as the loss in the suggested portfolio is less than we can say कान्यका लिमिटेड। बट मेरी बात अगर आप मानो, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कान्यका को बेच के यहाँ पे आ जाना चाहिए क्योंकि लॉस कम दिख रहा है वहाँ पे। बट अगर मेरी बात मानो, अगर मार्केट निगेटिव रिटर्न दे रहा है तो सिंपल एक काम करो, कान्यका को बेच दो और रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करो। कम से कम 8% तो मिलेगा, कम से कम 8 तो मिलेगा। कान्यका में भी लॉस आएगा -2.5 पे, और पोर्टफोलियो में भी लॉस ही आ रहा है। लॉस तो दोनों जगह आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों है फिर पोर्टफोलियो में जब मार्केट का निगेटिव रिटर्न आएगा। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ प्रिफरेबल। 8% कम से कम मिलेंगे तो सही। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 27। अब सर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड्स पे। देखो सर, क्वेश्चन नंबर 28, अब आप जब शुरू करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो डिविडेंड बांटा गया है 2 रुपये का, ये D0 है। ठीक है, द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल के लिए 40% से बढ़ेगा और उसके बाद परपेचुअली 15% से बढ़ेगा। यहाँ तक क्वेश्चन आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन जैसा ही लग रहा है, और है भी। जो ट्रेजरी बिल का रेट है उसे हम रिस्क फ्री रेट कहेंगे, जो कि आपका आ रहा है 11%। मार्केट का जो रिटर्न आ रहा है वो है 18%। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को मार्केट रिस्क वेरिएंस कहते हैं, जो कि आएगा 7% का। और मार्केट का जो वेरिएंस आ रहा है वो है 24%। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे से ये गलती होगी कि 24 वो स्टैंडर्ड डेविएशन में रख लेंगे और गलत हो जाएगा आंसर। सो 24 ऑलरेडी वेरिएंस है, वो स्क्वायर है।
कोवेरियंस भी आपको दिया हुआ है मार्केट के साथ, वो है 30 का। कोवेरियंस ऑफ दिस स्टॉक विद द मार्केट इज 30। आपको क्या निकालना है सर? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। 3 स्टेप समझो सर बात को। अगर आप लास्ट से जाओगे तो सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने पढ़ा है कि हम लेते हैं उसमें D1 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D1 यानी कि D0 इन ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। लेकिन ये हो गया परपेचुटी के लिए, मानते हो बात को? अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके थोड़ा सा एलाबोरेट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज 28? 5 साल पहले ले लेते हैं, ठीक है, और फिर परपेचुटी 1 2 3 4 5, ठीक है। D0 हमको दिया हुआ है 2 रुपये का, और ये 40% से बढ़ेगा, ठीक है। 40% से अगर आप इसको बढ़ाते हो तो देखो क्या होता है। और आपको पता है ना कैलकुलेटर पे कैसे निकालना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। आपको आना चाहिए सर कैलकुलेटर पे निकालना। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, हमको कैलकुलेटर पे 40% ग्रोथ ऐड करना नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है? मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार 40% ना रखना पड़े कैलकुलेटर पे। ऐसा सा कुछ हो जाए तो मज़ा आएगा ना। देखो ध्यान देना, थोड़ा इसको कर लेते हैं छोटा। हाँ अब दिख रहा है आपको सारा, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस 2 रुपये में 40% मुझे 5 सालों तक ऐड करते जाना है, तो क्या मैं बार बार 1.40 से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा? नहीं सर, ऐसा नहीं करना। ध्यान देकर, जो चीज़ कॉमन है यानी कि 40%, तो मैंने क्या किया 1.40 रख दिया और मल्टीप्लाई का बटन दबा दिया। ये 40% इसके अंदर आ गया है ना। प्रिंसिपल वैल्यू 100% प्लस 40% और, तो मैंने क्या करा 1.4 इंटू कर दिया, 2 दबा दिया और इक्वल टू कर दो। ये आ गया मेरा पहला आंसर 2.8। उसके बाद दबाओ इक्वल टू 3.92, उसके बाद दबाओ इक्वल टू 5.49 और इक्वल टू 7.69 और इक्वल टू 10.76। ख़त्म। बार बार आपको करने की ज़रूरत ही नहीं जब आप इक्वल टू कर सकते हो। तो क्या हो रहा था, हर बार जो आंसर आ रहा था वो 1.4 और मल्टीप्लिकेशन, ये जो फिगर थी ये कैलकुलेटर में सेव हो चुकी थी। देखो अब मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे कैलकुलेटर वाली ट्रिक हमने यहाँ पे यूज़ करी। हमने सबसे पहले कैलकुलेटर पे रखा 1.4, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर 2 और इक्वल्स टू, ठीक है। अब ये जो इतना फिगर था, इतनी जो वैल्यू थी ये कांस्टेंट हो गई और ये मेमोरी में चली गई कैलकुलेटर के। अब मैं इक्वल्स टू दबा रहा हूँ तो जो भी इक्वल्स टू के पहले फिगर थी उसके साथ ये 1.40, जो भी इक्वल्स टू के पहले फिगर थी यानी कि ये 2, उसके साथ 1.40 मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल्स टू दबाते ही मेरा जो आंसर आया वो था 2.8, ठीक है, ये आ गया 2.8। फिर मैंने इक्वल्स टू दबाया तो जो भी इक्वल्स टू के पहले फिगर थी उसके साथ 1.40 मल्टीप्लाई हो गया, तो फिर आंसर आया 3.92। फिर इक्वल टू दबाया और ऐसे चीज़ चलती गई। आया समझ में आपको? यहाँ तक हो गई कहानी। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि उसके बाद 15% से परपेचुअली ग्रो करेगा। अब आपको मार्केट प्राइस निकालनी है, थोड़ा ध्यान देना। मार्केट प्राइस निकालनी है इस पॉइंट पे। क्या सीखा सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, कैसे मार्केट प्राइस निकालते हैं सर? ये वाला डिविडेंड, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू, और जहाँ से टर्मिनल चालू होता है, जहाँ से परपेचुटी चालू होती है, वहाँ की मार्केट प्राइस, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है और तब जाके आपकी MP0 निकलेगी। अब ध्यान दो, ये सारे तो हमारे पास अवेलेबल है। उन सबको डिस्काउंट करने के लिए हमें क्या चाहिए सर? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और इनफैक्ट MP5 निकालने के लिए हमें चाहिए सर D6 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, D5 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। सही कह रहा हूँ? अब ये है लास्ट स्टेप आपकी। अब D5 आपके पास अवेलेबल है 10.76, ग्रोथ भी आपके पास अवेलेबल है 15%, सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो MP5 आ जाएगा। और ये आने के बाद में इन सबको डिस्काउंट करके यहाँ लाने के लिए भी कॉस्ट ऑफ इक्विटी चाहिए। तो पहली चीज़ जो अब आपको निकालनी है वो है सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी
रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आप ध्यान दोगे 11% ये आपको दिया हुआ है, 18% मार्केट रिटर्न भी दिया हुआ है। जो चीज़ नहीं है आपके पास वो है सिर्फ बीटा, यानी कि अब सिर्फ बीटा निकालना है तो बीटा निकाल लो सर। बीटा निकालने के दो तरीके होते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस। आप ध्यान देना, डेटा जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, या तो रिग्रेशन या तो कोरिलेशन। हमको कोरिलेशन का डेटा दिया हुआ है तो इसके अंदर बीटा कैसे निकलता है, कोवेरियंस ऑफ द स्टॉक विथ मार्केट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एम स्क्वायर। और ये दोनों डेटा डायरेक्टली दिया हुआ है आपको, ये 24 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो इससे हमारा बीटा आ जाएगा, वो आ गया 1.25। ये आप ऊपर रख दो, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप, ये 1.25 आप यहाँ रख दो, इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा 19.75। और ये 19.75 से सबसे पहले तो ये निकाल लो, 10.76 का D5 था, उसमें 15% ग्रोथ ऐड करी, 0.1975 माइनस 15%, तो अब आपकी मार्केट प्राइस आ जाएगी, ये देखो 19.75। अब और एक चीज़ और एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, एग्ज़ाम में टाइम सेव करना तो ज़रूरी है ना सर। अब आपको इतना नहीं लग रहा कि ये जो फिगर है, ये पूरा जो कैलकुलेशन है, अब आप न्यूमरेटर अलग से कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर अलग से कैलकुलेट करके यहाँ लिखोगे, और वापस से दोनों रखोगे कैलकुलेटर पे और फिर आंसर निकालोगे, तो आपका 15 सेकंड जाता है और वो इम्पॉर्टेंट है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सर वन शॉट में ये सारा का सारा आंसर निकल जाए? है सर ऐसा तरीका। पहले डिनोमिनेटर को उठाओ, डिनोमिनेटर का आंसर कैलकुलेटर पे निकालो और फिर उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो, डिवाइडेड बाय और इक्वल टू दबा के, और फिर न्यूमरेटर की जितनी भी फिगर है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वापस से, थोड़ा ध्यान देना। कैलकुलेटर आ गया आपके सामने, ये रही फिगर्स। देखो मैं शुरू कर रहा हूँ 0.1975 माइनस 0.15 इक्वल्स टू, ये आ गया डिनोमिनेटर, इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करना है तो मैंने करा डिवाइडेड बाय और इक्वल्स टू, ये आ गया न्यूमरेटर, इसके साथ न्यूमरेटर पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 10.76 इंटू 1.15, तो ये आपकी आ गई वैल्यू 260.50। 15% ही था ना ग्रोथ, हाँ आ गई 260.50, ये यहाँ आपने रख दी 260.50। अब क्या करना है आपको, इन सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है। ये मैं यहाँ ले लेता हूँ, इतना जो आंसर आएगा ये आएगा 260.50, राइट। उसके बाद 5वें साल का फैक्टर, तो ये वाली वैल्यू टोटल करा तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। 3 स्टेप में आंसर आता है। सबसे पहले मार्केट प्राइस निकालना है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, उसके लिए बीटा निकालना है, बीटा के लिए कोरिलेशन एनालिसिस यूज़ करना है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कैलकुलेटर वाली ट्रिक्स भी, इसकी ट्रिक भी क्या है सर, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, बस दिमाग लगाना है इसमें। 0.1975 माइनस 0.15 इक्वल्स टू, फिर डिवाइडेड बाय इक्वल्स टू दबा के न्यूमरेटर में शिफ्ट करा, मल्टीप्लाइड बाय 10.76 मल्टीप्लाइड बाय 1.15, कहानी खत्म, इक्वल्स टू। ये ऐसे करना पड़ेगा एक ही बार में। आगे बढ़ूँ सर, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। ये आपका होमवर्क है, सेम है जो अभी हमने देखा। इसमें भी आपको CAPM मॉडल से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है और फिर इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है, और बीटा तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1.5 का, तो ये तो और भी आसान जाएगा। ये भी आप होमवर्क लोगे सर। इसमें भी देखो आपको क्या CAPM रिटर्न निकालना है और इक्विलिब्रियम प्राइस निकालनी है, इसमें भी बीटा आपको दिया हुआ है। तो ये जो 29-30 है ये सेम ही है ऑलमोस्ट। अब आते हैं 31 पे। पेड डिविडेंड का मतलब ये D0 हो गया, फेस वैल्यू 10 की है, फाइनेंशियल ईयर आपको ये दिया है, करंट मार्केट प्राइस ये हो गई एक्चुअल मार्केट प्राइस, सही बोल रहा हूँ, एक्चुअल मार्केट प्राइस, ग्रोथ रेट आपको दी है। और इन 3 डेटा से क्या आता है सर, आपका CAPM का रिटर्न आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा ना। देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट 9%, बीटा 0.75, मार्केट रेट 15%, मार्केट ही है ना, माइनस 9%, तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गई 15 माइनस 9 इंटू 0.75 प्लस 9, 13.5%।
और ये 13.5%। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, डिविडेंड वगैरह दिया हुआ है, वहाँ से आपको आइडिया आ जाना चाहिए। जहाँ पे भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए डिविडेंड और ग्रोथ दी है, इसका मतलब आपने गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल लगाना है। ये आ गया आपका D1 को कैसे लिखोगे, D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप यहाँ से निकाल चुके हो, बाकी सारा डेटा आपके पास में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। दो कंपनीज का आपको डेटा दिया हुआ है, डिविडेंड पर शेयर, ग्रोथ रेट, बीटा और करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, आगे देखो, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब मेरे को बताओ, इसमें आपको RF दिया हुआ है, आपको RM दिया हुआ है, आपको पिछले को पार्ट पे बीटा भी दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों से, इन तीनों इन्फॉर्मेशन से दोनों कंपनीज का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, मानते हो बात को? और उसके बाद में डिविडेंड और ग्रोथ रेट भी दी हुई है। तो आप ध्यान दो, CAPM में 3 डेटा लगता है आपको सिर्फ, मैं कॉमा में लिख देता हूँ, RF, RM और बीटा, इससे आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आता है। और आपको गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में भी सिर्फ 3 ही फिगर लगती है, D0, ग्रोथ और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो आपके पास में देखो ना, बराबर 5 चीज़ें होनी चाहिए। ये तो आपने निकालना है, ये 1 2 3 4 और 5, ये 4 तो इधर हो गई, 5 6 और क्या, अच्छा ये तो चौथी तो करंट मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो ध्यान देना, काफ़ी आसान है ना यार। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ बोथ द कंपनीज। पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो CAPM से, उसके बाद में डिविडेंड ग्रोथ मॉडल रख के आप मार्केट प्राइस निकालोगे थियोरटिकल। उसके बाद में बताना कि वैल्यूएशन क्या है, वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस कैलकुलेटेड एंड द करंट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले तो देखो, मार्केट प्राइस जो हमारी आ रही है वो है एक्स लिमिटेड की थियोरटिकल प्राइस आ रही है कि मार्केट में एक्स लिमिटेड 133 रुपये का बिकना चाहिए और वाई लिमिटेड 81 रुपीज़ का बिकना चाहिए। अब अगर आप एक्चुअल में देखोगे, ये 133 का बिकना चाहिए लेकिन बिक रहा है 150 में, जो एक्चुअल प्राइस है वो तो ये है ना। तो क्या बोलोगे, महंगाई तो बिक रहा है, आसान है, ओवर वैल्यूड, तो आपने इसको बेचना चाहिए, इन्वेस्ट तो करना नहीं चाहिए। अब 81 की चीज़ 70 में मिल रही है तो आप क्या बोलोगे, सस्ता मिल रहा है। 81 की चीज़ 70 में, तो 70 में मिल रही है तो सस्ता ही तो हुआ, तो उसको आप परचेस कर सकते हो, कहानी खत्म। एज एन इन्वेस्टर व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन शुड यू फॉलो। सी, यहाँ तो आपको सिर्फ आंसर करना था ओवर या अंडर है। ओवर है तो फिर तीसरे का आंसर आ जाएगा सेल करो, अंडर है तो फिर बाय करो, मतलब है वही चीज़, ये तीसरे पार्ट का आंसर। काफ़ी आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं सर। ये भी वैसा ही है, एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड। ध्यान देना, आपका यहाँ पे रिस्क प्रीमियम दिया है, अभी तक आपको मार्केट रिटर्न अलग से दिया था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, मिस्टेक यहाँ पे होगी कि आप उसको RM ले लोगे, वो RM नहीं है, वो है RM माइनस RF, प्रीमियम लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो RM माइनस RF आ गया, RF आ गया और बीटा आ गया। इन 3 फिगर से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ रेट और ये डिविडेंड, वापस तीनों चीज़ें दी हुई है आपको। तो CAPM के लिए जो 3 चीज़ें चाहिए थी वो है, गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल के लिए जो 3 चीज़ें दी थी वो है, तीनों केस में निकाल लो। और अच्छा, 2 प्राइसेस आएगी आपकी यहाँ पे, थ्योरेटिकल मार्केट प्राइस। पहली प्राइस आती है आपकी 13 रुपये 63 पैसे, दूसरी प्राइस आती है 36 रुपये 33 पैसे। अब एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो है 25 की। तो बताओ, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में शेयर ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है? सर, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में मार्केट में ये शेयर 13 रुपये का बिकना चाहिए था, 25 का बिक रहा है, यानी कि ओवर वैल्यूड है, सेल करो। और नई सिचुएशन में मार्केट में ये शेयर 36 का बिकना चाहिए था, 25 का बिक रहा है, तो आप ये अंडर वैल्यूड है ना, सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो आप इसे बाय करो। सेटिस्फाइड विद द आंसर? रिपीटेटिव है इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन अब आप होमवर्क ले लोगे, ये भी रिपीटेटिव है, करंट ईयर नेक्स्ट ईयर का डेटा सेम। डिविडेंड पेड लिखा है नहीं है, D0, RF, प्रीमियम और बीटा। RF, प्रीमियम और बीटा से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ग्रोथ के साथ और डिविडेंड के साथ आपका मार्केट प्राइस भी आ जाएगा। फिर आप लगाओ कि यार ये 3 और कहाँ है, 40 रुपये की जो एक्चुअल प्राइस है वो ओवर है या अंडर है वैल्यूड। ठीक है सर, ये भी आपका होमवर्क आएगा। बस टेबल फॉर्मेट में ना देते हुए इन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान दो ना, यहाँ पे D0 दिया हुआ है 20 रुपये का, क्योंकि पेड लिखा है। ग्रोथ रेट उन्होंने दे दी 9% की, ये रही। उसके बाद रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है 11% का, ये रहा। मार्केट रिटर्न भी दे दिया 15% का, ये रहा। उसके बाद बोलते बीटा फैक्टर इतना है 1.5 का।
लेकिन कुछ डिसीजन बोर्ड अगर बदल देगा तो बीटा 1.75 हो जाएगा। तो अब आपके पास जो बीटा है वो दो है, 1.5 और 1.75। तो क्वेश्चन में क्या बताना है कि अभी शेयर की वैल्यू कितनी है, तो उस टाइम पे क्या लोगे आप, बीटा लोगे 1.5, फिर उसकी मदद से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे, उसकी मदद से मार्केट प्राइस निकालोगे गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल से। पर वो बोलता है कि लाइकली वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर द डिसीजन। बताओ डिसीजन लेने के पहले और बाद में क्या फ़र्क पड़ा, सिर्फ बीटा ही तो बदला है। यानी फॉर्मूले में क्या बदलना है, 1.75 बीटा रख के फिर से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालो, फिर से मार्केट प्राइस निकालो। सेम फॉर्मूला दोनों CAPM और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल बार बार रिपीट करने को आ रहा है इतने सारे क्वेश्चंस में। तो ये दोनों प्राइस निकल गई सर, 272 और 242। आप देख रहे हो मार्केट में प्राइस गिरी है। क्यों गिरी है, क्योंकि रिस्क आपका बढ़ गया। आप सिंपल सी बात को समझो, अब ये एनालाइज करना भी तो आना चाहिए ना। देखो अगर बीटा इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ रिस्क इंक्रीज हो रहा है। रिस्क इंक्रीज हो रहा है तो रिक्वायर्ड रिटर्न वो भी इंक्रीज होगी। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ज़्यादा रिस्क वाली सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए मैं ज़्यादा पैसा मांगूंगा, और अगर मैं रिटर्न ज़्यादा चाहूँगा तो मार्केट प्राइस गिरेगी, क्योंकि मैं चाहूँगा रिटर्न ज़्यादा कब होगा, ध्यान देना सर, ये जो रिटर्न है ये ज़्यादा कब होगा, जब मेरे को चीज़ सस्ते में मिलेगी, तो मैं मार्केट प्राइस अपने आप गिर जाएगी, इसलिए ये मार्केट प्राइस गिर गई। लॉजिक समझो। क्वेश्चन कभी भी ऐसा पूछ सकता है कि मार्केट प्राइस गिरी क्यों, तब आपने बताते आना चाहिए कि बिकॉज बीटा बढ़ गया तो रिस्क बढ़ गया, रिस्क बढ़ गया तो रिटर्न जो एक्सपेक्ट कर रहा था इन्वेस्टर वो भी बढ़ गया। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। और रिटर्न बढ़ा हुआ कब मिलेगा, जब चीज़ सस्ती मिलेगी मार्केट में। रिटर्न कब बढ़ेगा इन्वेस्टर का, जब चीज़ सस्ती मिलेगी। तो उसकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट प्राइस, पहले अगर 50 होगी तो वो बोल रहा है कि यार 40 में ही मिलना चाहिए ये तो शेयर, तभी मेरे को उतना रिटर्न मिलेगा। तो उसकी एक्सपेक्टेशन 40 तक आ गई। हर कोई 40 के ऊपर खरीदने को रेडी नहीं है, तो अपने आप ये प्राइस गिर गिर के 40 आ जाएगी। ऐसा रियल लाइफ में होता है सर। इन्वेस्टर्स की उम्मीदें पे डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स को लगता है कि 40 रुपये से ज़्यादा शेयर की प्राइस नहीं है, तो कोई 40 रुपये के ऊपर प्राइस पे खरीदता ही नहीं है। जब डिमांड ही कम हो जाती है 50 रुपये या आप बोलो 45 42 पे, तो प्राइसेस गिरने लग जाएगी। आया समझ में। अब आते हैं सर एक ब्रेक लेके क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ थोड़ा हम अलग से हमको सीखने मिलेगा कुछ।